हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं 9th चैप्टर। कौन सी एनसीईआरटी का? 11th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10। कल हम लोगों ने किया था चैप्टर नंबर 9। आई होप आपको सभी को वो चैप्टर पसंद आया होगा। हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। आज क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में और वेदर सिस्टम्स के बारे में। हम लोग किसकी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विंड के सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर विंड का सर्कुलेशन कैसे होता है, उसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं जो वो काम करता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से फोर्स होते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये सर्कुलेशन कई तरह का होता है। ये हमारे प्लेनेटरी लेवल पे भी होता है, मतलब पूरी अर्थ के ऊपर भी चलता है। लोकल सर्कुलेशन भी हो सकता है। जैसे एक लोकल सर्कुलेशन का आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे लू होती है ना, गर्मियों के महीने में लू चलती है, तो एक लोकल सर्कुलेशन है। जो साइक्लोन्स होते हैं, एंटी साइक्लोन्स होते हैं, टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ये सब हमारे सर्कुलेशंस होते हैं। थंडर स्टॉर्म जो होता है वो भी एक सर्कुलेशन होता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक में एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में एंड वेदर सिस्टम्स के बारे में। आई होप सभी के पास अपनी नोटबुक होगी, कॉपी पेन सभी लोग लेके बैठे होंगे। नहीं लेके बैठे हैं तो पहले कॉपी पेन लीजिए, नोटबुक लीजिए, फिर क्लास में आइए और साथ के साथ मेरे नोट्स बनाते रहिए। कई टॉपिक ऐसे हैं एनसीईआरटी में जो थोड़े कम एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए थोड़ी सी ज्यादा डिटेलिंग की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं एनसीईआरटी पढ़िए, साथ के साथ जीसी लोग पढ़िए। अब एनसीईआरटी का पढ़ने का मतलब ये नहीं कि जो एनसीईआरटी के पैराग्राफ में, सेंटेंस में, चैप्टर में दिया हुआ है आपने अपनी स्टडी को वहीं तक लिमिटेड रखना है। एनसीईआरटी के पढ़ने का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई टॉपिक अगर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो उसकी अच्छी खासी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। यह मतलब होता है एनसीईआरटी पढ़ने का। एनसीईआरटी में एक जगह पे इसी चैप्टर में एक वर्ड यूज किया गया है, जियोस्ट्रोफिक विंड्स, और इसने उस टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में खत्म कर दिया। सिर्फ हार्डली 2 या 3 सेंटेंस हैं जियोस्ट्रोफिक विंड के बारे में। तो क्या आपको लगता है कि यूपीएससी में सिर्फ आपको 2 या 4 सेंटेंस ही काफी हैं जियोस्ट्रोफिक विंड के लिए? नहीं। हाँ, ये टॉपिक एनसीईआरटी में मेंशन है, इसीलिए आपको करना जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ आप उतना ही करोगे जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ? नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जब ऐसा बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है, इसका मतलब ये होता है कि जो टॉपिक एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो अगर आप कर लोगे वो आपके लिए सफिशिएंट है, रादर देन के जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। आई होप मैं आपको किस बारे में बात कर रहा हूं। ऐसी और भी कई सारी चीजें एनसीईआरटी में जो सिर्फ मेंशन की गई हैं हल्का फुल्का, लेकिन उसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग आपको जाननी पड़ेगी। देखिए समझने की बात है, ये जो 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, जो 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, दूसरे एनसीईआरटीज हैं, वो यूपीएससी के लिए तो लिखी नहीं गई हैं, वो लिखी गई हैं एक स्कूल के स्टूडेंट के लिए, और उसको यूपीएससी तो अटेम्प्ट करना नहीं है। इसीलिए हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। हाँ, उस तैयारी का जो फाउंडेशन है वो आप एनसीईआरटी से तैयार कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा जो है कौन आपकी हेल्प करेगा? आपके क्लास नोट्स आपकी हेल्प करेंगे, गूगल आपकी हेल्प करेगा, और आपके जो दूसरे सोर्सेज हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस बात को मैं दोबारा बार, मैंने पहले भी कई बार ये बात बोल चुकी है कि एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड रहना है। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये होता है कि जो चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है उसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब ज्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात, शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड द वेदर सिस्टम। लेकिन इन सारी चीजों को आगे बढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भैया हमारा एटमॉस्फेयर होता क्या है, जो हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं वो भी कर चुके हैं, मिक्सिंग कैसी होती है वो भी कर चुके हैं, कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, एडवेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर कैसे हीटअप होता है, ये सारी सारी चीजें पिछले चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे खासे डिटेलिंग में करी थी। जितनी डिटेलिंग रिक्वायर्ड भी नहीं थी ना, उससे ज्यादा डिटेलिंग में की थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे वाले डिटेलिंग के बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं सीधा। कहता है कि चैप्टर 9 के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, और कौन कौन से फैक्टर टेम्परेचर को, और इंसुलेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, हीट बजट के बारे में पढ़ा था, वो सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। कहता है एयर एक्सपेंड्स, एयर एक्सपेंड करती है, लेकिन कब करती है? जब वो गर्म होती है। ठीक है, जब गर्म होती है तो एक्सपेंड करती है। आपका जो वाटर होता है
वाटर भी तो एक्सपेंड करता है। इवन इस दुनिया में कोई भी चीज है, जब वो गर्म होती हैं तो वो एक्सपेंड करती हैं, लेकिन जब वो ठंडी होती हैं तो कंप्रेस हो जाती हैं। आप भी तो देखो ना, गर्मी में फैल के सोते हो, एक्सपैंड होके सोते हो, लेकिन सर्दियों में ऐसे एकदम, है ना, रजाई के अंदर घुस के सोते हो, कंप्रेस हो जाते हो। हालांकि वो आपके ऊपर लागू नहीं होता, वो बॉडी के ऊपर लागू होता है, ठीक है, किसी भी बॉडी की आप बात कर सकते हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वाटर। वाटर को जब आप फ्रीज करते हो तो वाटर एक्सपेंड करता है। वाटर बड़ा खास चीज है। वाटर को जब गर्म करते हो तब भी एक्सपेंड करता है। वाटर जब फ्रोजन होता है, फ्रीज हो जाता है, जब वो बर्फ बन जाता है, तब भी एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो चीजें हमारी दुनिया में, एक आधी एक्सेप्शन को छोड़ दो, तो जब चीजें, एयर की यहां पे बात कर रहा है, तो एयर जब गर्म होती है तो एक्सपेंड करती है, एयर जब ठंडी होती है तो वो कंप्रेस करती है। और इसकी वजह से क्या पैदा होता है, वेरिएशंस पैदा होती हैं, और वेरिएशन की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। अब जैसे मान लो, एक को छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं दिल्ली में बैठा हूं और आप शिमला में बैठे हुए हो। दिल्ली में टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब यहां से एयर एक्सपेंड करेगी। शिमला में टेम्परेचर कम है, इसका मतलब वहां पे एयर कंप्रेस करेगी। और जब एयर एक्सपेंड करती है तो वो हल्की होती है, इसका मतलब वो ऊपर की तरफ उठेगी, कन्वेक्शन करंट होगा। शिमला में एयर ठंडी है क्योंकि हैवी होगी, इसलिए वो नीचे की तरफ सबसाइड करेगी। तो दिल्ली में हो जाएगा लो प्रेशर क्रिएट, शिमला में हो जाएगा हाई प्रेशर क्रिएट। और एयर कहां से कहां चलती है, इन द फॉर्म ऑफ विंड, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो शिमला से दिल्ली की तरफ विंड चलना शुरू हो जाएगी। ऐसा होता है जब ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसे हम लोग हिंदी में शीत लहर कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। तो कहता है एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। कल मैंने आपको प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल भी दिया था, है ना, जिसकी वजह से हमारी एयर के अंदर मोशन शुरू हो जाता है। कहता है वी ऑलरेडी नो अबाउट द एयर इन द हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। एयर जो है हॉरिजॉन्टल मोशन में होती है तो उसको विंड कहते हैं। आगे कहता है कि द विंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स द हीट एंड द मॉइस्चर अक्रॉस द प्लेनेट। ये कोई बोलने की बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है ना। चाहे वो गर्म हवाएं हो तो वो हीट को भी तब भी ट्रांसफर करती है, ठंडी हवाएं होती हैं तब भी हीट को ट्रांसफर करती है। अगर हीट ट्रांसफर ना होती तो ट्रॉपिक्स आज के समय में रहने लायक नहीं होते, सब कुछ बॉयल हो चुका होता। और जो टेम्परेट और पोलर रीजन है वहां पे सब कुछ फ्रोजन हो चुका होता। ये विंड ही तो है, ओशन करंट्स ही तो हैं जो हीट को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा बैलेंस यहाँ पे बना हुआ है। कहता है द वर्टिकल राइजिंग ऑफ द मॉइस्ट एयर कूल्स इट डाउन टू फॉर्म द क्लाउड्स एंड ब्रिंग्स प्रेसिपिटेशन। तो जब एयर जो है वो यहां से, दिल्ली में जब एयर गर्म होगी तो वो राइज करेगी, लेकिन वो खाली ऐसे ही राइज नहीं करती है, वो नीचे से मॉइस्चर लेके जाएगी। और जब वो नीचे से मॉइस्चर लेके जाएगी इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन, ऊपर तो टेम्परेचर कम होता है। तो जैसे ही वो एक पॉइंट पे पहुंचती है जिसे ड्यू पॉइंट कहते हैं, आपकी जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। कंडेंस होके वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लाउड बन जाता है। और क्लाउड से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन कई तरह की हो सकती है, स्नो भी एक प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल भी एक प्रेसिपिटेशन है, हेल मतलब जिसे आप ओला कहते हो वो भी एक तरह की प्रेसिपिटेशन ही है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, जो प्रेशर जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कौन कौन से ऐसे फोर्स हैं जो हमारी हवाओं को कंट्रोल करते हैं, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो टर्बुलेंट पैटर्न होता है, इनके साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, और एयर मासेस वगैरह के बारे में, फ्रंट्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो ये पूरे चैप्टर का इसने क्या दिया, एक थोड़ा सा आपको जिस्ट बता दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है दोस्तों वेट पर यूनिट एरिया। वेट पर यूनिट एरिया देख, मतलब एक साइकोलॉजिकल सा एग्जांपल है, मेरे टीचर कभी दिया करते थे। कहते हैं कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है तो आपको ना प्रेशर फील होता है, आप टेंशन में आ जाते हो। आपका ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पता नहीं कितना किलो वेट रखा हुआ है, आपके कंधे झुक जाते हैं, है ना। जब आपके ऊपर प्रेशर आता है जिम्मेदारियों का, आपको वेट महसूस होने लगता है, भारी भारी फील होने लगता है। अब चलते हुए भी ऐसे कंधे झुका के चलते हो, है ना, बॉडी के ऊपर वेट सा फील होता है। साइकोलॉजिकल भी ऐसा ही होता है, फिजिकली भी ऐसा ही होता है। तो किसी भी चीज को आप जब बहुत ज्यादा प्रेस करोगे, उसके ऊपर फोर्स डालोगे, तो इसका मतलब आप उसको प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है, आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। तो जो वेट होता है वो जब किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर पड़ता है उसे कहते हैं प्रेशर।
और आपको क्या लगता है जो एयर होती है क्या वो एयर वेटलेस है? नहीं, एयर का भी वेट होता है। तो आपके भैया सर मान लो आप यहां पे खड़े हो, दिस इज यू, और आपके ऊपर जो एयर का कॉलम होता है एकदम ऊपर तक, स्पेस तक, इसका भी एक वेट होता है और ये वेट लगातार आपके ऊपर फोर्स डाल रहा है। जितना ज्यादा ये वेट होगा, जितना ऊंचा ये कॉलम होगा एयर का, उतना ही ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर इज नथिंग बट the weight of the column of the air contained in a unit area from the mean sea level to the top of the atmosphere is called the atmospheric pressure। तो ये पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात कर रहा है। कहां से मेजर करते हैं? मीन सी लेवल से प्रेशर बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपके ऊपर जो वेट एयर कॉलम है वो आपके ऊपर वेट डाल रहा है, जिसकी वजह से उसे हम लोग प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की खास बात यह है कि इसने सिर्फ यहाँ पे बताया हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोस्तों ना चारों तरफ से लगता है। ठीक है, तो आपके आसपास इधर जो एयर है साइड में, वहां से भी प्रेशर लगता है, नीचे से जो एयर है उसमें भी प्रेशर लगता है, ऊपर से जो एयर आती है वो भी प्रेशर लगता है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से प्रेशर आता तो अब तक आप जो है नीचे जमीन में धंस चुके होते, है ना। और हमारी बॉडी भी क्या करती है ना, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है बाहर की तरफ, इसलिए तो बैलेंस बना हुआ है। तो हमारी बॉडी भी चारों तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है और इसी तरह से एयर भी चारों तरफ से एक्सर्ट करती है प्रेशर। मतलब इसका एक एग्जांपल आप एक तौर पे मान सकते हो, जैसे बलून है, ठीक है, बलून के अंदर आपने हवा भरी, अब उस बलून को आप ऊपर से नीचे से जहां मर्जी से छेद करिए, भैया हवा तो चारों तरफ से निकलती है। इसका मतलब हवा का प्रेशर जो है चारों तरफ होता है। ऐसे ही वाटर का भी होता है, ठीक है, हर तरफ वाटर का प्रेशर होता है। तो वही इसने बारे में बता रखी है। और जो हमारा एयर प्रेशर होता है उसको मेजर करने की क्या यूनिट होती है? एमबी, मतलब मिली बार या फिर पास्कल्स। ठीक है, तो हमारा जो मीन सी लेवल होता है, मीन सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो होता है 1013.2 मिली बार। ये आपने यहाँ पे याद रख लेना है, या फिर 10.13 किलो पास्कल। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, कहता है ग्रेविटी की वजह से, देखिए ग्रेविटी तो यार हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है। कोई भी चीज हो इस दुनिया में, गैलेक्सी से लेके सोलर सिस्टम तक, प्लैनेट्स से लेके आपको आज जितनी भी चीजें नजर आती हैं, ग्रेविटी सबके ऊपर लगता है। हाँ, ग्रेविटी की जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ग्रेविटी अपने आप में एक वीक फोर्स माना जाता है। अब आप ये देखिए, ये पेन है मेरे हाथ में, ये पेन मैंने टेबल के ऊपर रखा। अब ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ग्रेविटी इसको एक्सर्ट कर रही है, पुल कर रही है, लेकिन मैं इसको आसानी से उठा सकता हूं। तो मतलब ग्रेविटी एक बहुत ही कमजोर सा फोर्स है बेचारा, और इसके अगेंस्ट मैंने आराम से इस पेन को उठा लिया, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। अब वही ग्रेविटी आपकी एयर के ऊपर भी लगती है ना। तो ग्रेविटी की वजह से एयर को पुल करती है, अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो एयर को खींचती है अपनी तरफ, इसीलिए सरफेस के पास आपको ज्यादा डेंस एयर नजर आती है। जैसे जैसे आप सरफेस से दूर होते जाते हो, डेंसिटी कम होने लगती है। क्यों डेंसिटी कम होती है? क्योंकि ग्रेविटी कम होने लगती है, और जब ग्रेविटी खत्म हो जाती है तो एयर भी खत्म हो जाती है। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं? मर्क्यूरी जो है, बैरोमीटर होता है हमारे पास, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे थर्मोमीटर होता है, उसी तरह का कुछ होता है। इसे आप मर्क्यूरी बैरोमीटर कह सकते हो या फिर एनोरॉइड बैरोमीटर कह सकते हो। इससे हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो जब ज्यादा प्रेशर होता है तो मर्क्यूरी लो हो जाता है, जब प्रेशर कम होता है तो मर्क्यूरी एक्सपैंड करता है, तो उसकी रीडिंग थोड़ी ऊपर की तरफ चली जाती है। वो सिंपल सा जो है फर्क होता है। कहता है द प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट। अब ये कोई बताने की बात नहीं है ना, प्रेशर हाइट के साथ डिक्रीज करता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है इस एयर कॉलम के ऊपर। जितना बड़ा कॉलम होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। एक डेमोन्स्ट्रेशन दूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। देखिए, ये पहाड़ी है कोई, ठीक है, इट्स अ माउंटेन। आप यहां पे खड़े हो ग्राउंड के ऊपर, और आपका फ्रेंड यहां पे खड़ा है, ठीक है, इस पहाड़ी के ऊपर। अब आपके ऊपर जो है वो इतना बड़ा कॉलम है एयर का, मतलब ऊपर तक जाता है, ये स्पेस तक जाता है, लेकिन आपके फ्रेंड के ऊपर ये वाला कॉलम है। अब आप ये देखो किसके सर के ऊपर ज्यादा बड़ा कॉलम है। जिसके ऊपर ज्यादा कॉलम होगा वहां पे ज्यादा प्रेशर होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो क्योंकि आपके सर के ऊपर ये एक्स्ट्रा कॉलम है इतना सारा, इसीलिए आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे प्रेशर भी डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि एयर कॉलम की हाइट कम होने लगती है। ठीक है, लॉजिक सिंपल है, मजेदार भी है, लेकिन कई लोगों को ना चीजें बहुत समझ नहीं आती, क्योंकि चीजों को एग्जाम्पल से नहीं समझते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अब एक चीज और देखिए, मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल और देता हूं।
पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल मैं शिमला गया था, बहुत समय के बाद शिमला गया था। और पिछले से पिछले साल, कोविड से पहले की बात है ये। और मैं गया वहाँ पे, तो एक हम लोग ना फ्रेंड ने और मैंने सोचा कि चलो किसी ऊंची पहाड़ी पे चढ़ते हैं। तो ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंडी होगी तो प्रेशर होगा। तो हम लोग ऊपर चले गए। अब ऐसा मेरे साथ बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ से हिंदी में बोलते हैं ना कि जिसे मतलब इंग्लिश में होता है नोज ब्लीड, मतलब नाक में खून आ जाता है ना, नस्कीर आ जाती है, जिसको नस्कीर बोलते हैं हिंदी में। अब मुझे वो आ गया। क्यों आया? मतलब सोचने की बात है कि जो मेरी वेन्स हैं, मेरी जो नाड़ियां हैं, नसें हैं जिसमें खून बह रहा है, वो काफ़ी हाई प्रेशर के साथ बह रहा है। क्योंकि हम लोग चल के वहाँ पे गए, तो बॉडी गर्म हुई, थकान हुई, तो हाई ब्लड प्रेशर भी हो गया। लेकिन जो मेरे बाहर प्रेशर था वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम था, क्योंकि जितना आप हाइट पे जाते हो प्रेशर कम होता है, एयर भी बहुत थिन होती है। जब एयर ही थिन होगी तो प्रेशर कहाँ से होगा? तो क्योंकि मेरी नसों के अंदर प्रेशर ज़्यादा था, आउटसाइड प्रेशर काफ़ी कम था, तो सिचुएशन वैसी ही होगी जैसी प्रेशर कुकर में होती है। तो बॉडी के अंदर बन गया प्रेशर कुकर, तो खून आएगा ना बाहर, तो इसलिए नाक से खून बाहर, नसकीर आ जाती है। जब आप स्कूल में होंगे, आप या आपके साथ भी ये हुआ होगा, जब आप मॉर्निंग प्रेयर करते हो, बाहर धूप में खड़े होते हो सुबह सुबह, तो कई बच्चों को नाक में नसकीर आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी में हाई प्रेशर होता है, तो इस वजह से वो नोज ब्लीड हो जाती है। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, लेकिन समझने की बात है। एग्जाम्पल तो मैं और भी दुनिया भर के दे दूंगा आपको, लेकिन वो सब काम जो है हम लोग क्लास में करेंगे, जब हम लोग फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, चलिए। तो कहता है इफ एंड एट एनी एलिवेशन, एलिवेशन मतलब हाइट, एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट्स वेरिएशन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द एयर मोशन। तो कहने का मतलब ये है कि भैया, एयर तभी मूव करेगी जब प्रेशर का डिफरेंस होगा। जब दो प्लेसेस के बीच में, जब ए और बी के बीच में प्रेशर का डिफरेंस होगा ना, तभी एयर फ्लो करती है, अदरवाइज एयर फ्लो नहीं करेगी। और ये एयर तब तक फ्लो करती रहती है जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, इक्वल प्रेशर नहीं हो जाता। एक बार इक्वल प्रेशर हो गया, विंड रुक जाएगी। तो एक बार एयर आपके कुकर से एक बार सारी हवा निकल जाती है, बराबर हो जाता है प्रेशर, तो फिर थोड़ी सीटी आती है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। फिर कहता है वर्टिकल वेरिएशन ऑफ द प्रेशर। ये तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वेरिएशन देख लिया है ना, दिल्ली में और शिमला का एग्जाम्पल देख के हम लोगों ने कर लिया। लेकिन वर्टिकल वेरिएशन भी तो होता है, जैसा कि हम लोगों ने इस डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में किया था, है ना। तो हाइट के हिसाब से तो प्रेशर चेंज होता है। तो आप सोच के देखिए, ये जो आपका कॉलम है, इस कॉलम में इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, बी पॉइंट के ऊपर कम प्रेशर होगा, सी पॉइंट के ऊपर ज्यादा और कम प्रेशर होगा, डी पॉइंट के ऊपर और कम प्रेशर होगा। तो सी के अंदर डी के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेशर है, ए के पॉइंट के ऊपर जो है बी के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेशर है। तो वर्टिकली भी प्रेशर चेंज होता है, जैसे हॉरिजॉन्टली चेंज होता है बिटवीन दिल्ली, शिमला एंड ऑल अदर प्लेसेस ना। हर जगह पे प्रेशर चेंज होता रहता है, हर 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे प्रेशर चेंज होता रहता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वर्टिकल वेरिएशन भी होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब जब प्रेशर होगा तब तब विंड चलेगी। तो क्योंकि वर्टिकली भी प्रेशर डिफरेंस होता है, इसलिए वर्टिकली भी विंड चलती है ना। आपने कभी पक्षियों वगैरह को देखा होगा, वो क्या करते हैं, ऐसे पंख फैलाते हैं और आराम से ही उड़ते रहते हैं आसमान के अंदर। जब वो काफी नीचे आते हैं तब वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, लेकिन एक बार किसी हाइट पे चले जाते हैं तो आराम से ऐसे फैलते रहते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ हवा चलती है, जिसे अप ड्राफ्ट कहते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ हवा, इसे एयर करंट भी कहते हैं, एयर करंट। ठीक है। तो कई बार आपने पैराशूट जो ग्लाइड करते हैं, पैरा है ना, जो जहाज से जंप लगाते हैं, उनको भी आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में। आपने तो खुद तो खैर नहीं किया होगा, और कभी करना भी मत मुझे तो बेवकूफ़ी लगती है। खैर, खतरों के खिलाड़ी हो तो कर भी सकते हो माउंटेन ड्यू पी के, क्योंकि डर के आगे जीत है। खैर, तो वो लोग भी ऐसे करते हैं ना, ऐसे अपने हाथों पैरों को फुला लेते हैं, नीचे से हवा आती है और उसको ऊपर की तरफ धकेल देती है। तो क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ हवा चलती है, एयर करंट्स चलते हैं, अब ड्राफ्ट चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वर्टिकली भी डिफरेंस होता है एयर प्रेशर में। अब ये कहता है कि जो वर्टिकली एयर ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट मतलब चेंज प्रेशर, तो वर्टिकली जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वर्टिकली जो एयर करंट चलते हैं उनकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल, लेकिन ऐसा नहीं है। माना, इस बात को मान लो
कि वर्टिकली प्रेशर ग्रेडियंट काफी ज्यादा होता है, बट एक चीज ऐसी है जो उसको बैलेंस करती है। वो भागने की कोशिश करता है बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी बोलती है बेटा अभी मत जाओ, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे पुल करती है। प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस उसको ऊपर की तरफ बुला रहा है, ऊपर आओ, ग्रेविटी कह रही है नीचे आओ, तो ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं। तो जितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए थी इस अपड्राफ्ट की, उतनी नहीं हो पाती है, बिकॉज ग्रेविटी उसको रोक लेती है। अगर ग्रेविटी ना होती तो ये कब की हवा जो है स्पेस में चली जाती है ना, हमारे पास हवा बचती ही नहीं। तो उसके बारे में ही ये पूरे बात कर रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं दिल्ली और शिमला का एग्जांपल देके, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में आइसोथर्म के बारे में पढ़ा था, आइसो का मतलब होता है इक्वल और थर्म का मतलब होता है थर्मल। थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो ऐसी लाइन जो इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेसेस को ज्वाइन करती है उसको कहते हैं आइसोथर्म। अब क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आइसोथर्म की बात तो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे प्रेशर की बात। तो ऐसी लाइन जो इक्वल प्रेशर वाली प्लेसेस को जोड़ती है उसे कहते हैं आइसोबार, ठीक है। आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोबार, ठीक है। चलिए, तो जैसे मतलब वही एग्जांपल हो, हर चीज में कोई देने का वो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मान लो, अरे क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे जो एयर प्रेशर है मान लो वो 1000 मिली बार है, यहाँ पे भी एयर प्रेशर जो है वो 1000 मिली बार है, यहाँ पे भी जो है एयर प्रेशर 1000 मिली बार है। तो इन प्लेसेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसे कहेंगे आइसो बार ऑफ 1000 मिली बार, ठीक है। ऐसे होता है। तो दिस इज योर आइसो बार, ठीक है। चलिए जी, चलो आगे कहता है, तो देवर पढ़ लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि वो ड्राइंग आइसोबार द कांस्टेंट लेवल, आइसोबार आर द लाइंस कनेक्टिंग द प्लेसेस, ये तो आपको मैंने बता दिया। इट इज मेजर्ड एट एनी स्टेशन आफ्टर बीइंग रिड्यूस्ड टू द सी लेवल। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि हम जो प्रेशर मेजर करते हैं आइसोबार के लिए, उसमें हम लोग हाइट को कंसीडर नहीं करते। हालांकि प्रैक्टिकली तो हाइट के हिसाब से प्रेशर चेंज होता रहता है ना, शिमला में प्रेशर कम होगा क्योंकि ज्यादा हाइट पे है, लेकिन फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस हम उसको हाइट को माइनस कर देते हैं। तो किसी भी प्लेस पे अगर हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं आइसोबार को ड्रॉ करने के लिए, तो उसकी हाइट को डिक्रीज करके मीन सी लेवल पे ही उसको मानते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आइसोबार वाली जो यहां पे दिया हुआ है डेटा, ये आपके लिए यूज नहीं है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब मान के चलिए कि यहाँ पे इसने किसी पर्टिकुलर जगह का देख लेते हैं, मान लो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में इसने जो है, इसकी आइसोबार कितना है, ये आइसोबार है आपका, अरे हाँ 1020, ठीक है। तो ये जो है 1020 मिली बार वाली लाइन है इस पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब हर पॉइंट के ऊपर जो है 1020 मिली बार होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब एक्चुअली उस ग्राउंड पे जाओगे आप तो आपको वो 1020 फील नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई माउंटेन हो सकता है यहाँ पे कोई प्लेन हो। तो इस माउंटेन की जो हाइट होती है उसको माइनस कर देते हैं, उसको माइनस करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यही जो है इस पॉइंट का यहाँ पे मतलब है। इसका मतलब यह है कि आइसोबार का कोई ऐसा प्रैक्टिकल पर्पस होता नहीं है, बस वो नाम के लिए कहीं हम लोग आइसोबार उसका बना दिया है। कहता है द लो प्रेशर सिस्टम इज एनक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार्स विद द लोएस्ट प्रेशर एट द सेंटर, और सेमी हाई प्रेशर में भी होता है। जब भी आपको जो आइसोबार देखने को मिलेंगे ना, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। मान लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे कोई यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये लो प्रेशर वाला आइसोबार है। आप कभी भी देखना लो प्रेशर आइसोबार के जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे, आपको जो है आपके जो आइसोबार हैं वो इंक्रीज होते रहेंगे। मान लो आपका जो है ये 980 मिली बार है, ये कितना होगा, ये 1000 मिली बार होगा, ये आपका 1020 मिली बार होगा। तो जो सबसे लोवेस्ट होगा ये 960 होगा, सबसे लोवेस्ट सेंटर में होगा, और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे तो वो बढ़ता रहता है, ठीक है। ऐसा ही हाई प्रेशर में भी होता है। मान लो ये हाई प्रेशर का आइसोबार है, हाई प्रेशर है सेंटर में,
ठीक है। तो जो हाईएस्ट प्रेशर होगा वो सबसे सेंटर में होगा। मान लो हाईएस्ट प्रेशर आपका जो है 1020 मिली बार है, तो यहाँ पे होगा 1000 मिली बार, यहाँ पे होगा 980 मिली बार, 960 मिली बार, 940 मिली बार, इस तरह से चलता है। तो हाई प्रेशर वाले में हाईएस्ट सेंटर में और लो धीरे 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 धीरे, ऐसे ही लोवेस्ट वाले में जो सबसे लोवेस्ट होता है वो सबसे बीच में होता है और फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लो लो प्रेशर वाले एग्जांपल में उसको एग्जांपल को दिया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है, लो प्रेशर का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर। ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, मान लो इस प्लेस पे हाई टेम्परेचर है तो यहाँ से जो एयर होगी वो ऊपर की तरफ राइज करेगी। अरे भैया जब एयर ही नहीं रही तो प्रेशर कहाँ से होगा? तो इसीलिए हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर होता है। ठीक है, और कोई दूसरी जगह है कंपैरेटिवली जहां पे लो टेम्परेचर है, वहां क्या, जहां पे जो है लो टेम्परेचर है वहां पे क्या होगा? क्योंकि वहां पे लो टेम्परेचर है तो हवा ठंडी होगी, हवा ठंडी होगी तो नीचे की तरफ सबसाइड करेगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए लो टेम्परेचर वाली जगह पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो जैसे लो, अब मान लो कहीं आप जो है वो कहीं पे खड़े हो और आपने वहां पे हाथ सेकने के लिए अंगीठी जला रखी है, जैसे हम लोगों ने रेडिएशन वाले में किया था। तो क्योंकि वहां पे अंगीठी आपने जला रखी है तो वहां की जो एयर है वो गर्म हो रही है, गर्म होकर वो ऊपर की तरफ राइज कर रही है। इसका मतलब जो वहां पे लोएस्ट प्रेशर होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस अंगीठी से दूर हटते चले जाओगे टेम्परेचर भी कम होता रहेगा, और टेम्परेचर कम होता रहेगा तो प्रेशर बढ़ता रहेगा। इसीलिए जो सबसे कम यूनिट प्रेशर की मिलेगी वो आपको सेंटर में मिलेगी। जैसे जैसे आप बाहर बढ़ते चले जाओगे आपको प्रेशर इंक्रीज होता हुआ नजर आता है लो प्रेशर वाले आइसोबार में। ठीक है, तो वही इसने थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है। जैसे ये लो आइसोबार है तो 1044, 1016, 108, 1020 ऐसे ऐसे मिलेगा आपको। लो वाले में जो लोवेस्ट होगा वो सबसे सेंटर में मिलेगा 1014, फिर हाईएस्ट, फिर हाइयर, फिर हाइयर, फिर हाइयर, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सी लेवल प्रेशर। भैया दुनिया में वर्ल्ड का प्रेशर किस तरह से इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया कि हमारे जो आइसोबार होते हैं ना प्रैक्टिकली इनका कोई यूज नहीं है। अब कोई आदमी मान लो मसूरी में बैठा है, आप उसको बोलोगे सर यहां से जो है एक ये वाला आइसोबार आ रहा है, तो उसके लिए उसका क्या पर्पज है? उसके लिए उसका कोई यूज नहीं, क्योंकि वो हाइट के हिसाब से वहां पे है ही नहीं। हो सकता है कि मसूरी से, हो सकता है मसूरी से जो है 1000 मिली बार वाला आइसोबार पास हो रहा हो, लेकिन जब एक्चुअल में आप मसूरी में जाओगे ना तो हो सकता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 980 मिली बार ही हो, क्योंकि वो तो हाइट रिड्यूस करके निकालते हैं ना। इसीलिए जो है उसका एज सच कोई प्रैक्टिकल पर्पज नहीं है। तो वर्ल्ड का हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका भी कोई हमारे लिए एज सच प्रैक्टिकल पर्पज नहीं है। लेकिन जैसा कि इसने यहाँ पे बता रखा है तो इसने जो है जनवरी के महीने में और जो है जुलाई के महीने में प्रेशर का जो सिस्टम आपको यहाँ पे दिखा रखा है। जनवरी के महीने में क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर्स होती है ना, तो इसका, और ये हम सबको पता है कि विंटर में क्या होता है, लैंड सबसे ज्यादा ठंडी होती है, ओशन कंपैरेटिवली गर्म होता है। इसीलिए आप देखोगे विंटर में, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रही है ना, तो लैंड के ऊपर आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए हाई प्रेशर है ना, ये भी कॉन्टिनेंट के बीच में है, ये भी कॉन्टिनेंट के बीच में है ना। यहाँ पे ये जो इंडिया है, तिब्बत है, यहाँ पे सब जगह आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है क्योंकि विंटर चल रही है। उसके कंपैरिजन में ओशियन गर्म होते हैं, इसलिए ओशंस में आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके कंपैरिजन में आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे, सदर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में क्या होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर होता है ना, मतलब समर होता है। यहाँ पे तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर चल रही है। समर में क्या होता है, लैंड ज्यादा गर्म होती है, ओशियन ठंडा होता है। इसका मतलब लैंड के ऊपर लो प्रेशर मिलेगा और ओशन के ऊपर हाई प्रेशर मिलेगा, क्योंकि ओशन ठंडे होते हैं भैया कंपैरेटिवली। यही छोटा सा खेल है, इसमें कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। जुलाई के महीने में क्या होता है, जुलाई में लैंड ज्यादा गर्म होती है, इसका मतलब लैंड के ऊपर हाई टेम्परेचर होता है। जुलाई में नदर्न हेमिस्फीयर में समर चल रही है इस समय, है ना। समर में लैंड गर्म होती है, ओशन ठंडे होते हैं। तो क्योंकि लैंड गर्म होती है तो इसलिए वहां पे लो प्रेशर होगा, क्योंकि आपको पता है जो चीज गर्म होती है वहां पे लो प्रेशर होता है, ठंडी होती है तो हाई प्रेशर होता है। तो ये देखो लैंड के ऊपर आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है, यहाँ पे भी लैंड पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे भी लैंड पे जो है लो प्रेशर होगा सहारा पे, है ना। उसके कंपैरिजन में ओशियंस में हाई प्रेशर होता है, क्योंकि ओशियंस ठंडे होते हैं कंपैरेटिवली। बस
वही सेम सा सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा इसमें आपने दिमाग लगाना भी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर डालोगे अपने दिमाग पे, देखिए आपको कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं पढ़ना है ना। हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, और जनरल स्टडीज़ के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी रखी है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सा आपको याद करना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है। ऑन सरफेस क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है तो लो प्रेशर होता है, ठीक है। लो प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि एयर राइज करती है, और जो लो टेम्परेचर वाले एरियाज होते हैं वहां पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। हाई प्रेशर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि एयर जो है वो सबसाइड कर रही होती है। तो ये जो दो प्लेस हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं, एक हमारा प्लेस यहाँ पे आ जाता है ए, दूसरा आ जाता है आपका बी, ठीक है। तो ए के ऊपर जो है हाई टेम्परेचर है और यहाँ पे जो है लो टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर की वजह से जो एयर है वो राइज कर रही है, ठीक है, इस तरह से राइज कर रही है। तो एयर राइज होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। प्रेशर तो एयर के वेट की वजह से होता है ना, तो वेट तो सारा ऊपर चला गया, नीचे क्या वजह, ढेला, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर होता है। और लो टेम्परेचर होगा तो मतलब एयर ठंडी होती है, ठंडी मतलब कंडेंस होती है, कंडेंस मतलब हैवी होती है, हैवी मतलब वो नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पे एयर नीचे की तरफ आती है, सबसाइड करती है, और जब एयर सबसाइड करेगी तो वेट डालेगी, है ना। यहाँ पे एयर राइज करती है तो वेट डालती है, और वेट डालती है तो मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, एज सिंपल एज दैट। और विंड कहां से कहां चलती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। चला दो, क्या बात हो गई, इधर से इधर आराम से चलाओ, ठीक है, और इधर से इधर। ये बन गया हमारा कंप्लीट साइकिल, बस सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो यहाँ पे लो प्रेशर है तो मतलब यहाँ से एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए, तो सारी की सारी एयर तो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, ऊपर जाके इकट्ठी हो गई ना, वहां पे अक्यूमुलेट हो गई, और यहां से एयर जो है वो बेचारी नीचे की तरफ चली गई, तो यहाँ पे लगभग वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एयर हो जाती है। तो एयर हमेशा एक्स्ट्रा सरप्लस हो जाती है मतलब, और यहाँ पे डेफिसिट हो जाती है। तो एयर कहाँ से कहाँ चलती है, सरप्लस से डेफिसिट ही तो चलेगी, तो इसीलिए वो यहाँ से यहाँ चलती है। और यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे डेफिसिट थी और यहाँ पे सरप्लस थी, तो सरप्लस से डेफिसिट की तरफ, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारा साइकिल बन जाता है, आसान सा है ना, सिंपल सा लॉजिक है। अब मान के चलो ये इक्वेटर है, और ये मान के चलो कि ये हमारा पोल है, हो गया ना, साइकिल बन गया। पहले लोग ऐसे ही समझते थे कि इक्वेटर से एयर जो है वो राइज कर रही है और पोल से जो है इक्वेटर की तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा वेरिएशन है, वो हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कहता है हाँ, तो देखो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सी लेवल कहता है, ये हम थोड़ी देर में करेंगे पूरी की पूरी चीज़, क्योंकि दोबारा से इसने रिपीट किया है। कहता है कि इक्वेटर के ऊपर क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ पे एयर राइज करती है, उस एयर राइज करने की वजह से वहाँ पे लो प्रेशर होता है, जिसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है। पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे ठंडी होती है, 12 महीने ठंडी होती है, एयर ठंडी होती है, हैवी होती है, इसलिए वो नीचे की तरफ सबसाइड करती है, इसलिए वहां पे हाई प्रेशर होता है 12 महीने, इसलिए उसको कहा जाता है पोलर हाई। लेकिन जो हमारे दो रीजन और होते हैं यहाँ पे, एक होता है सब ट्रॉपिकल, एक होता है सब पोलर। सब ट्रॉपिकल होता है वो होता है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास, वहां पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन 60 डिग्री के आसपास आपको जो है लो प्रेशर देखने को मिलता है, जिसे सब पोलर लो कहते हैं। आपको लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, ये सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई, क्या क्या हो रहा है ये, है ना, समझ नहीं आ रहा। 5 मिनट वेट करो, प्रेशर बेल्ट जब करवाऊंगा डिटेल में आपको समझाऊंगा विद डायग्राम, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये थोड़ा सा ना एनसीईआरटी में गड़बड़ है, वो चीज़ों को रिपीट बहुत करते हैं। खैर ये भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, अभी इसका कोई काम नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्सेस अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। कहीं पे तेज हवाएं चलती हैं, कहीं पे स्लो हवाएं चलती हैं, कहीं पे बोलते हैं ना अरे परवा चल रही है आज, तो परवा परवा हवाएं चल रही हैं, आज तो पछुआ हवाएं चल रही हैं, है ना, पश्चिम से आ रही हैं, ईस्ट से आ रही हैं, वेस्ट से आ रही हैं, बोलते हैं ना। तो डायरेक्शन किस तरह से, कई कई बार हवा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, कई बार हवा ऐसे घूम घूम के आती है, कई बार हवा बहुत गर्म होती है, कई बार हवा बहुत ठंडी होती है। क्यों होती है, क्योंकि कुछ फोर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी एयर की वेलोसिटी को इंपैक्ट करते हैं। कई बार हवा इतनी तेज आती है कि वो पेड़ वेड़ भी उखड़ जाते हैं, झोपड़ियां उखड़ जाती हैं, दुकान उखड़ जाती हैं, जो बैनर वैनर लगे होते हैं। कई बार हवा इतनी स्लो होती है कि आपको पता ही नहीं चलता हवा चल रही है, फिर आप पेड़ों की तरफ देखते हो, अरे पत्ते हिल रहे हैं क्या,
अगर पत्ते हिल रहे हैं तो हाँ हल्की फुल्की चल रही है ना, गर्मी में हालत खराब हो जाती है, सितंबर के महीने में हवाएं बिल्कुल नहीं चलती है एकदम, है ना, वो थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे है। तो कौन से फोर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर की डायरेक्शन को और विंड की डायरेक्शन को और विंड की वेलोसिटी को कंट्रोल करने के, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे होते हैं 3 फोर्स, मेजर फोर्स 3 होते हैं। पहला जो यहां पे फोर्स होता है वो होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, फ्रिक्शन को हिंदी में ध्यान नहीं है। फ्रिक्शन का मतलब समझते हो, फ्रिक्शन वो चीज होती है जो कि आपके मोशन को अपोज करती है। लेकिन फ्रिक्शन बड़ी काम की चीज है। अगर फ्रिक्शन ना होगा तो हम लोग फिसल जाएंगे, गाड़ियां चलेंगी नहीं, आप भी नहीं चल पाओगे। अब मान लो मेरे रूम में देख लो आप, अगर मैंने यहाँ पे ग्रीस डाल दिया, अगर मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया फर्श के ऊपर, तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और फ्रिक्शन मतलब किसके बीच में, मेरे शूज के बीच में, पैरों के बीच में और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन। तो चलने के लिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रिक्शन आपके मोशन को अपोज करता है। अगर फ्रिक्शन ना हुआ, एक बार चीज फिसल गई तो वो फिसलती ही रहेगी। फ्रिक्शन ही उसके मोशन को कंट्रोल करता है। गाड़ियां सड़क पे चलती हैं, अब बर्फ में आप चले जाओ, कहीं पे स्नोफॉल वगैरह होता है, तो वहां पे गाड़ियां ऐसे स्किड करती रहती हैं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है ना। फ्रिक्शन होगा तो गाड़ियां रुक जाएंगी। तो फ्रिक्शन हमारी विंड की मूवमेंट को भी इंपैक्ट करता है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, विंड की मूवमेंट उतनी ही कम होगी, कंट्रोल करता है उसकी वेलोसिटी को। तो पहला फ्रिक्शन हमारा हो गया फ्रिक्शन। एक फोर्स होता है हमारा यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स में आपको ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। कोरियोलिस फोर्स दोस्तों लगता है किसकी वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से लगता है। और किसकी वजह से लगता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से लगता है। मैंने आपको पहले ही एक एग्जांपल दिया था कि मान लो आप जो है, मान लो ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है और मैं यहाँ बैठा हूँ इस समय, ठीक है, ये मेरी टेबल है और मैं यहाँ पे जो है चेयर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है। ऊपर से आप मुझे देख रहे हो और ये जो सामने है, सामने जो है टेबल के ऊपर पानी का गिलास यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये टेबल है, सामने पानी का गिलास यहाँ पे रखा हुआ है। अब मुझे यहाँ से जो है इस पानी के गिलास को लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उठ के जाऊंगा और इसको आराम से ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आराम से चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इमेजिन करो कि आपका रूम और मेरा जो रूम है वो रोटेट कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जा पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जा पाऊंगा। तो मैं कैसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा भाई मैं, लाइक दिस, एक बार इधर गिरूंगा, एक बार इधर गिरूंगा, एक बार इधर गिरूंगा, एक बार इधर गिरूंगा, है ना, ऐसे ही तो होता है ना। तो मैं लेफ्ट की तरफ भी गिर सकता हूँ, राइट की तरफ भी गिर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मेरे रूम की रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि रोटेटिंग सरफेस के ऊपर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर सकते, आपकी डायरेक्शन चेंज होगी ही होगी। यह लॉजिक हमारी पूरी अर्थ के ऊपर भी लगता है। तो हमारा जो अर्थ होता है वो भी तो एक रूम के जैसा ही है, जिसके ऊपर हम लोग सब लोग मूवमेंट करते हैं, है ना। तो जब हम लोग मूवमेंट करते हैं तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डिपेंड करता है कि वो कौन से हेमिस्फीयर में है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन तो फिक्स है ना। अर्थ जो है हमारी वो तो फिक्स वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन जब आप अर्थ को ऊपर से देखते हो, जब जो है आप अर्थ को ऊपर से देखते हो तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन जब आपको अर्थ को नीचे साउथ पोल से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आएगी। उसको नीचे से मतलब आप देखो, जैसे मान लो ये है, अगर मैंने इसको ऐसे घुमा रहा हूं मैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं यहाँ पे कैमरा लगा के, तो मुझे इस तरह से घूमता हुआ नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब इसको मैं नीचे से देखूंगा साउथ पोल से, तो मुझे ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो अब ये डिफ्लेक्शन तो होगा डेफिनेटली, वो तो आपको पता है, क्योंकि इसे रोटेशन हो रही है तो डायरेक्शन तो चेंज होगी ही। अब वो कौन सी साइड में होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप कौन से हेमिस्फीयर में हो। अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर में हो तो आपकी डिफ्लेक्शन राइट साइड की तरफ होगी, और अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो आपकी डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में होगी। सिंपल सा लॉजिक है, इतना आपने याद कर लेना है। नदर्न हेमिस्फीयर राइट साइड में, सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड में। तो जब आपकी विंड्स मूव करती हैं, आपकी विंड्स जब नदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं तो वो
राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन जब वो सदर्न हेमिस्फीयर में मूव करती हैं तो वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। हर चीज डिफ्लेक्ट होती है, सिर्फ विंड्स ही नहीं, ठीक है, हर चीज डिफ्लेक्ट होती है। इतना ही आपको समझना है कोरियोलिस फोर्स के बारे में। इससे ज्यादा मैकेनिज्म आप देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल के बच्चे नहीं हो, और जब हम लोग क्लासरूम में करेंगे तो शायद मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। हमें कोरियोलिस फोर्स का मैकेनिज्म नहीं जानना है, वो फिजिक्स का टॉपिक है। हमें कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट पता होना चाहिए। इंपैक्ट क्या होता है? इंपैक्ट यही होता है कि शरीर से विंड की डायरेक्शन चेंज होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक और मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कोरियोलिस फोर्स के बारे में, वैसे इसने यहाँ पे मेंशन किया भी हुआ है। कोरियोलिस फोर्स देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर इसने पूरा बता रखा है यहाँ पे, तो मैं वही चीज आपको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक चीज आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में और जाननी चाहिए कि जितनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी, कोरियोलिस फोर्स भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी आपकी वेलोसिटी कम होगी कोरियोलिस फोर्स वीक होगा, मतलब डिफ्लेक्शन कम होगा। स्पीड ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इक्वेटर के ऊपर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, पोल्स के ऊपर कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हायर लैटिट्यूड हाई कोरियोलिस फोर्स, लो लैटिट्यूड लेस कोरियोलिस फोर्स। ये आपने दो पॉइंट दो तीन पॉइंट जो है कोरियोलिस फोर्स के बारे में याद कर लेना है। ठीक है, तो जब हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं तो वो कैसे डिफ्लेक्ट होंगी? राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। तो हवा अगर ये ऐसे चल रही है तो वो बेचारी इस तरह से राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरह से अपने राइट साइड की तरफ, अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में है तो लेफ्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक है नहीं, इतना सही लॉजिक है। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपका हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर, और ये हमारा काम कर रहा है कोरियोलिस फोर्स। जितनी ज़्यादा विंड की वेलोसिटी होगी, ठीक है, फास्ट विंड्स, उतना ही ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स जो है आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर स्लो है तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो वीक होगा। इक्वेटर के ऊपर जो है 0 कोरियोलिस फोर्स, आपके पोल्स के ऊपर जो है मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि जो इक्वेटर का जो लैटिट्यूड होता है दैट इज 0 डिग्री, और पोल का जो होता है दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, बस इतना सही लॉजिक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। तो ये तो दो फोर्स हो गए। ठीक है, एक फोर्स हो गया कोरियोलिस फोर्स, जो कोरियोलिस फोर्स जो है विंड की वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है, कोरियोलिस फोर्स विंड की डायरेक्शन को चेंज करता है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो विंड की वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक और फोर्स है जो विंड की को जो है चेंज करता है, वो है प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहाँ लिखा हुआ है इसने? हाँ, ये रहा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। देखिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज। फोर्स तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, प्रेशर भी आपको पता है। तो प्रेशर जब दो प्लेसेस के बीच में प्रेशर का जब चेंज होगा तभी तो विंड चलेगी, अदरवाइज तो विंड चलेगी ही नहीं। तो विंड के चलने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट होना जरूरी है। टेम्परेचर ट्रांसफर होने के लिए भी टेम्परेचर ग्रेडियंट होना जरूरी है। वाटर को फ्लो करने के लिए भी वाटर ग्रेडियंट होना जरूरी है, स्लोप का ग्रेडियंट होना जरूरी है। तो प्रेशर ग्रेडियंट इसी को बोलते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो हमारे यहां पे दो प्लेस हैं, एक हो गया हमारा ए और ये हो गया इधर हमारा बी। ए के ऊपर जो है वो हाई प्रेशर है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। बी के ऊपर जो है लो प्रेशर है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो। ए के ऊपर जो हाई प्रेशर है कितना है? 10-12 मिली बार, और यहां पे जो है 1000 मिली बार, और डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। मतलब 100 किलोमीटर के ऊपर 12 मिली बार प्रेशर चेंज हो गया। तो 12 मिली बार डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1 मिली बार पर किलोमीटर, ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो गया। ठीक है, आर गेटिंग दिस पॉइंट? अब मान लो यहां पे ये 960 होता,
तो डिफरेंस कितना हो जाता? डिफरेंस हो जाता 72 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा फोर्स हो जाता 0.72 मिली बार पर किलोमीटर। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स स्ट्रोंग हो जाता। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतने ही ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी। ध्यान आपने ये बात का रखना है, ठीक है? उतने ही ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी जितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा। मतलब किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा विंड की स्पीड होगी। और आपको ये पता है कि हाई प्रेशर का जो सेंटर होता है उसके चारों तरफ भी आइसोबार होते हैं, और लो जो प्रेशर आइसोबार होता है उसके चारों तरफ भी आइसोबार्स होते हैं, ठीक है? इसको तो मैं अलग डायग्राम से बनाकर आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है? जैसे ये हमारा आइसोबार है, हाई प्रेशर वाला आइसोबार है, और इसका जो प्रेशर है वो है 1040 मिली बार। और ये हमारा लो प्रेशर वाला आइसोबार है जिसका जो है 980 मिली बार है ना, फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, कर दो डिक्रीज, ठीक है? तो ये हो गए हमारे आइसोबार्स। तो ये हमारा हो जाएगा 1020, ये हमारा हो जाएगा 1015, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा आपका 1000 मतलब 990, ये हो जाएगा आपका 985, ये हो जाएगा आपका 990, ठीक है? मतलब 981, ये जो भी आपको करना है 981 और 980, जैसे भी आपको ठीक लगे। कोई मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये हो गए हमारे अलग अलग आइसोबार्स, ठीक है? एक चीज तो आपको पहले ही पता चल गई है कि जितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतनी ही ज्यादा विंड की स्पीड होगी। मतलब कुकर वाली एग्जांपल फिर से ले सकते हैं। जितना ज्यादा कुकर के अंदर जो प्रेशर है और बाहर एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उनके बीच में डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा आपकी तेज सीटी बजेगी। अगर वो ग्रेडियंट यानी कि जो डिफरेंस है वो कम होगा तो सीटी स्लो बजेगी। इतना सही आपको समझना है। अब आपको एक चीज और देखनी है, ये आइसोबार्स हैं तो बीच में इनके जो है आइसोबार है। अगर आइसोबार की जो स्पेसिंग है बीच में अगर वो वाइड है तो विंड की वेलोसिटी स्लो होती है, ठीक है? स्पेसिंग बिटवीन आइसोबार्स, अगर वो स्पेसिंग जो है वो लेस है, कम स्पेसिंग है, तो आपकी जो विंड की वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। अगर स्पेसिंग ज्यादा है, अगर वो वाइड स्पेसिंग है, तो विंड की वेलोसिटी लो होगी। स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो आइसोबार के बीच में ज्यादा स्पेसिंग होगी तो स्पीड जो है वो स्लो होगी। अगर स्पेसिंग हाँ ये जिसने बता रखा है, ठीक है? तो वीक अगर है, तो अगर आइसोबार्स वीक हैं तो डेफिनेटली मतलब अगर वाइड है तो वेलोसिटी कम होगी। ये इसने इस पॉइंट के ऊपर अंदर बता रखा है, ठीक है? तो फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों ने कर लिया, कोरोलिस फोर्स कर लिया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कर लिया, ठीक है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कर लिया। एक चीज थोड़ा सा लॉजिक आपको और समझाता हूं, वैसे एनसीईआरटी में वो दिया हुआ नहीं है सच, ठीक है? मान लो ये कोई पॉइंट है, कोई प्लेस है ए और ये कोई प्लेस है बी, ठीक है? तो ये हमारा एक आइसोबार है 1020 मिली बार वाला, और ये हमारा जो है 980 मिली बार का एक लो प्रेशर आइसोबार है, और ए वाला जो है हाई प्रेशर आइसोबार है। तो फोर्स किस तरफ लगेगा? तो फोर्स आपको पता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही लगता है, क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती है। तो ये डायरेक्शन जो होगी हमारे, ये होता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो ए से बी की तरफ लगेगा। ए से बी की तरफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगा, बिकॉज ए हैज मोर प्रेशर एंड बी हैज लेस प्रेशर। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब आपकी विंड जो है वो ए से चलना शुरू होगी और बी की तरफ जाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या वो स्ट्रेट लाइन में जा पाएगी? जी नहीं। कोरोलिस फोर्स भी तो आएगा बीच में, तो कोरोलिस फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा। कोरोलिस फोर्स अगर ये नदन हेमिस्फीयर है तो कोरोलिस फोर्स कहेगा देखो बहन ऐसे तो मत जाइए, क्योंकि दिस इज नदन हेमिस्फीयर एंड कोरोलिस फोर्स इज आल्सो अप्लाइड ऑन यू, सो प्लीज गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट। तो वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर ये सदर्न हेमिस्फीयर है तो विंड जो है वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये छोटे छोटे से लॉजिक आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है? तो उसके बारे में बता रखा है। चलिए अब कहता है कि कोरोलिस फोर्स जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर काम करता है।
अगर आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इसका मतलब कोरोलिस फोर्स कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर में होगा, तो ये होगा हमारा कोरोलिस फोर्स। ये होता है कोरोलिस फोर्स, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर में होता है कोरियोलिस फोर्स। देखो इसने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी आपको बता दिया। द हाइयर द प्रेशर ग्रेडियंट मोर द वेलोसिटी एंड ऑल दैट, ठीक है। कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेज ऑपरेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर द लो प्रेशर एरिया ऑफ द विंड ब्लोज अराउंड इट एट इक्वेटर कोरोलिस फोर्स इज जीरो। और ये कहाँ चले गए हम लोग ठीक है, कोरोलिस फोर्स जो है वो स्किप हो गया कहीं, चलो एनीवेज उसको आगे देख लेंगे। हाँ ये रहा। तो कहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइप कर दिया ना मैंने, यहाँ पे कुछ कुछ बना दिया है उसकी वजह से, ओहो हो, ठीक है। देखो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ ये रहा, देखो कहता है कोरोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। देखो ये आइसोबार है ना, ये आइसोबार है ए और बी, ये हमारे आइसोबार है इस तरह से। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आइसोबार के परपेंडिकुलर में है, तो ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, और ये हमारे आइसोबार की डायरेक्शन है। और जो कोरोलिस फोर्स है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर में है, इस तरह से है। क्योंकि ये 2D है, आप इसको देख नहीं पा रहे हो, है ना। अगर आप 3D में इसको करोगे तो ऐसे हैंड की तरह होता है। तो ये हमारा होता है प्रेशर, थंब जो यहाँ पे होता है, थंब आप मेरे हाथ को दे सकते हो, थंब जो आपका होता है ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और नीचे जो वाली उंगली है ये होती है कोरोलिस फोर्स, और जो उंगली आपकी तरफ है ये होती है विंड की डायरेक्शन। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे हम इसको ऐसा नहीं देख पाते हैं ना, ये क्योंकि ये 2D और वो 3D होता है, तो इस तरह से कुछ कुछ होता है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। एक इस तरह से होता है, एक ऐसे होता है, एक इस साइड में होता है, जैसा कि आपकी दीवार की जो कॉर्नर होता है ना, इस तरह से होता है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि the velocity of the direction of the wind are the net result in the wind generating forces. The winds in the upper atmosphere 2 to 3 किलोमीटर above the surface are free from the friction effect. ये थोड़ा सा आपको चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर जब विंड चलती है तो काफी ज्यादा प्रेशर उसके, फ्रिक्शन उसके ऊपर लगता है। जब फ्रिक्शन लगेगा तो उसकी स्पीड भी कम होगी, स्पीड कम होगी तो कोरोलिस फोर्स भी कमजोर होता है। लेकिन सरफेस से 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाने के बाद फ्रिक्शन इज जीरो, है ना। तो हाई एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन इज जीरो। फ्रिक्शन जीरो मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब कोरियोलिस फोर्स इज आल्सो मैक्सिमम, कोरियोलिस फोर्स आल्सो मैक्सिमम मतलब डिफ्लेक्शन इज आल्सो मैक्सिमम, है ना। यही तो है। चलिए तो इसका थोड़ा सा एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, ठीक है। इसको करता हूं रिमूव। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लो सरफेस से हाई मतलब अपर एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहे हैं, है ना, फ्रॉम सरफेस टू अपर एटमॉस्फेयर। क्योंकि ये 2D है इसलिए आपको इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे विंड जब यहाँ पे होती है, अब ये हमारी विंड चल रही है, विंड जब यहाँ पे होती है तो ये होता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। ये होता है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और ये होता है हमारा कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। और ये होती है हमारी विंड की डायरेक्शन। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप और ऊपर जाओगे, अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो फिक्स है, लेकिन थोड़ा और ऊपर जाओगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने का मतलब यह है कि स्पीड भी कम हो जाएगी, अब स्पीड ज्यादा हो जाएगी। स्पीड ज्यादा होने का मतलब यह है कि कोरियोलिस फोर्स जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोरियोलिस फोर्स स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यह है कि डिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगी हमारी विंड की वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी। ये हो गया हमारा कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। जैसे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स, और ये हो जाएगी आपकी विंड की
डायरेक्शन। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स जो है बिल्कुल इसके पैरेलल में हो जाएगा, और ये हो जाएगी विंड की स्पीड, इस तरह से। तो यहां पे ये परपेंडिकुलर था, इस जगह पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है इट वाज परपेंडिकुलर, या उल्टा भी समझ सकते हो, दैट कोरियोलिस फोर्स वाज परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे क्या है, कोरियोलिस फोर्स इज पैरेलल टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये है आपका सरफेस के ऊपर ग्राउंड पे, और ये है आपका अपर एटमॉस्फेयर 3-4 किलोमीटर के बाद जाके है। तो ग्राउंड के ऊपर जो विंड्स का करैक्टर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, अपर एटमॉस्फेयर में जो विंड्स का करैक्टर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अपर एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा स्पीड होती है, 450 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकती है, क्योंकि फ्रिक्शन जीरो होता है, फ्रिक्शन जीरो होता है। और ग्राउंड के ऊपर स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है। जब स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तब तो अलग बात है ना, फिर भी वो 200-250 किलोमीटर तक जा सकती है, 450 किलोमीटर तक तो फिर भी नहीं जाती है। लेकिन नॉर्मल विंड की बात करें तो नॉर्मल विंड इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज ग्राउंड में फ्रिक्शन ही मैक्सिमम होता है, फ्रिक्शन जो है उसकी वेलोसिटी को कम कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि अपर एटमॉस्फेयर में जो डिफ्लेक्शन है, जो वेलोसिटी है, वो एक अलग तरह की होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों के विंड्स के, जो अपर एटमॉस्फेयर विंड चलती है ना, उसका नाम हम लोगों ने अलग रख दिया। उन्हें कहते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड्स, क्योंकि उनका करैक्टर चेंज है। अपर एटमॉस्फेयर में लाइक अबाउट 2-3 किलोमीटर, कोरियोलिस फोर्स इज पैरेलल टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। लेकिन ग्राउंड पे कोरियोलिस फोर्स इज ऊपर जो है पैरेलल है, और नीचे कोरियोलिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दैट इज योर नॉर्मल विंड। लेकिन ऊपर कोरियोलिस फोर्स इज पैरेलल टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। इसीलिए हम लोगों ने इसका नया नाम दिया है, विच इज कॉल्ड जियोस्ट्रोफिक विंड्स। जियोस्ट्रोफिक विंड्स आप यहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपका इधर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। ठीक है, ये जो है आपका इधर कोरियोलिस फोर्स है, ये ग्रीन वाला कोरियोलिस फोर्स है, परपेंडिकुलर है ना। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे वैसे वैसे जो है ये थोड़ा पैरेलल होने की कोशिश करेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे पैरेलल होने की कोशिश करेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो कोरियोलिस फोर्स के बिल्कुल पैरेलल में हो जाता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। तो जब पैरेलल हो जाता है इसे कहते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड, जिसका एक टाइप होता है जेट स्ट्रीम। ठीक है, आगे करेंगे जेट स्ट्रीम वगैरह को। गेटिंग दिस पॉइंट? यही बस आपको थोड़ा सा समझना है, यही इसने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, ये होता है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये होता है कोरियोलिस फोर्स, ये होती है विंड की वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज योर जियोस्ट्रोफिक विंड। तो ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में जो है विंड की वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग हो जाती है, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है वहां पे सदर्न साइड में होती है, लेफ्ट साइड में होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में होती है। तो दिस इज कॉल्ड योर जियोस्ट्रोफिक विंड। इतना बस आपको याद रखना है। जियोस्ट्रोफिक इज दैट विंड where Coriolis force becomes parallel to the pressure gradient force। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आइसोबार के भी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये हमारे आइसोबार्स हैं, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा कोरियोलिस फोर्स है, और ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। ठीक है, दीज आर द जियोस्ट्रोफिक विंड्स। खैर आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत समय लेते हैं, इतना जल्दी हम लोग इसको नहीं करवा सकते, लेकिन एनसीईआरटी में देखिए हमारी भी लिमिटेशंस हैं। एनसीईआरटी में जो है हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से अपने डिटेलिंग को लिमिट करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। अगर इस एक एक टॉपिक को हम लोग क्लासरूम में जब पढ़ेंगे तो इस एक एक टॉपिक जो है कम से कम 1-1 घंटे का टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है इसको समझाने में, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने में, डायग्राम बनाने में, डिक्टेशन करने में समय लगता है। लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी एनसीईआरटी पीडीएफ पढ़ चुके हो तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको इतना भी पता हो ना, दैट इज सफिशिएंट, इतने में आपका क्वेश्चन हैंडल हो जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा
पढ़ोगे ठीक है, वो आपकी मर्जी है, पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पीएचडी तो नहीं करना है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल भी यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। ये बात करता है किसके बारे में, साइक्लोन के बारे में बात करता है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोरियोलिस फोर्स को याद रखना है आपने, ठीक है। चलिए अब लेट्स टॉक अबाउट द विंड सर्कुलेशन, ठीक है, अराउंड द लो विद द साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंड द एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। देखिए उसके बारे में बात करता है। कोई ब्लैंक स्लाइड में ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको ले लेते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। देखिए यहाँ इसको देख लेते हैं, तो ये आप यहाँ पे देखते हो, जो राइट वाले में देख रहे हो, यहाँ पे ये आपका लो प्रेशर है, बॉटम के ऊपर सरफेस पे, ग्राउंड पे लो प्रेशर है। और जब लो प्रेशर में क्या होता है, विंड राइज करती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो राइज कर रही है। तो विंड जब राइज करती है तो बॉटम में जो है एक वैक्यूम टाइप का क्रिएट हो जाता है। तो उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए चारों तरफ से हवाएं आती हैं। अब वो हवाएं स्ट्रेट लाइन में नहीं आती हैं, ठीक है, वो हवाएं जो है सर्कुलर मोशन में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स उनको स्ट्रेट लाइन में आने ही नहीं देगा, घूम के आएंगी। और ये ऊपर एयर राइज कर रही है, ये भी घूम के जाती है ऐसे, ये भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स तो हर चीज के ऊपर लग रहा है। उसी तरह से जो हाई प्रेशर बेल्ट होती है, जो हाई प्रेशर होता है ग्राउंड पे, तो हाई प्रेशर में क्या होता है, एयर जो है वो सबसाइड करती है, नीचे की तरफ आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब एयर नीचे की तरफ आएगी तो वो ग्राउंड पे इकट्ठी हो जाएगी, अक्यूमुलेट हो जाएगी, एक्सेस एयर हो जाएगी, सरप्लस हो जाएगी। तो जहां पे सरप्लस एयर होती है वहां पे हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर से आपकी विंड जो है वो बाहर की तरफ जाती है ना, इस तरह से, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, बाहर की तरफ। लेकिन जब ये बाहर जाती है तो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाएगी, तब भी घूमते हुए जाती है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर में चारों तरफ से विंड आती है। यहाँ पे जो है विंड आती है इस तरह से, यहाँ पे से इस तरह से आएगी, इस तरह से आती है और ऐसे आती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगी। इमेजिन करो कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियोलिस फोर्स है उसकी वजह से विंड की डिफ्लेक्शन जो होती है वो राइट साइड में होती है। तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन होने की वजह से ये जो विंड है ऐसे ना जाके ऐसे जाएंगी, ये जो विंड है ऐसे ना जाके ऐसे जाएंगी, राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी ना, इस तरह से। अब यहाँ पे मोशन कैसा बनेगा, सर्कुलेशन ऐसा बनेगा ना, इस तरह से बनेगा। तो वो जो एयर आ रही है उस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, वो इस तरह से घूम के आ रही हैं, और जो राइज कर रही हैं वो भी घूम के कर रही हैं, है ना, इस तरह से घूमते हुए कर रही हैं। लेकिन ये जो घुमाव है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे कि आप रेड लाइन में यहां पे देख सकते हो, तो ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। और लो प्रेशर पे हमेशा साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं। कैसी होती हैं? साइक्लोनिक, याद रखना है आपने, साइक्लोनिक। तो जब जब जहां जहां पे लो प्रेशर होता है वहां पे साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, एयर वहां पे राइज करती है, ग्राउंड पे लो प्रेशर होता है, और जहां पे लो प्रेशर होता है एयर राइज करती है, वहां पे जो आसमान होता है ना वो साफ नहीं होता है, वहां पे क्लाउड्स होते हैं, थंडर होगा वहां पे, लाइटनिंग होगी वहां पे, रेनफॉल होगा वहां पे, क्योंकि एयर जो राइज कर रही है ये वाली, ये अपने साथ मॉइस्चर तो लेके जाएगी, तो मॉइस्चर क्लाउड तो करेगा ही करेगा, है ना। ये थोड़ा सा लॉजिक आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझ गई। इसका मतलब ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो साइक्लोन्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे। इसका मतलब जो बे ऑफ बंगाल के अंदर या अरेबियन सी के अंदर जो साइक्लोन्स आते हैं उन वो हमेशा एंटी साइक्लोन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लूं, हाई प्रेशर का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो हाई प्रेशर में क्या होगा, विंड जो है वो बाहर की तरफ ऐसे चलेगी, क्योंकि हाई प्रेशर में तो बाहर की तरफ चलती है, ये विंड यहाँ पे सरप्लस हो गई है, एयर जब सरप्लस होगी तो बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन फिर से कोरियोलिस फोर्स लगेगा। तो कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा इसको, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा इस तरह से। और मूवमेंट कैसे बनेगा, मूवमेंट बनता है ये क्लॉकवाइज। और जहां पे हाई प्रेशर होता है इसको बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। कैसे बोलती हैं? एंटी साइक्लोनिक।
लो प्रेशर में बनती हैं साइक्लोनिक, हाई प्रेशर में बनती है एंटी साइक्लोनिक। तो नदन हेमिस्फीयर में ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब नदन हेमिस्फीयर में आपके जो एंटी साइक्लोन्स होंगे वो क्लॉकवाइज चलेंगे। तो नदन हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक है, यही तो इसने बता रखा है इसमें। ठीक है, तो आपके नदन हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे। नदन हेमिस्फीयर में जो एंटी साइक्लोन्स होंगे मतलब हाई प्रेशर वाले वो क्लॉकवाइज होंगे, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है ना। तो ये जो है आपका इस तरह से होगा और ये जो है आपका इस तरह से होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में जो एंटी साइक्लोन होते हैं मतलब जहां पे हाई प्रेशर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो दोनों में बिल्कुल उल्टा है, ये बस आपने याद करना है। मतलब इंडिया से याद कर सकते हो, इंडिया क्योंकि वो नदर्न हेमिस्फीयर में है और इंडिया में साइक्लोन्स आते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होंगे, क्योंकि इंडिया वाले कोई भी काम सीधा नहीं करते हैं, हम हर काम को एंटी करते हैं, उल्टा करते हैं। ठीक है, तो ये आपने बस इससे याद रखना है। अगर इंडिया आपने याद रख लिया और लो प्रेशर आपने याद रख लिया, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे साइक्लोन्स आते ही हैं। साइक्लोन किसकी वजह से आते हैं, लो प्रेशर की वजह से आते हैं, साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से साइक्लोन आते हैं। इंडिया में कभी सुना है एंटी साइक्लोन आया है और उसने डिस्ट्रक्शन क्रिएट की है? नहीं सुना होगा, क्योंकि एंटी साइक्लोन यहाँ आते नहीं है। यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं भैया, बे ऑफ बंगाल में अभी पिछले हफ्ते फिर से आया था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इंडिया से याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा सिंपल तरीके से। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जनरल सर्कुलेशन मतलब हम लोग यहाँ पे प्रेशर बेल्ट की बात कर रहे हैं, जो वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट्स हैं। वैसे तो ये बहुत टॉपिक बचा है आपका। ठीक है, हम यहाँ पे वर्ल्ड प्रेशर बेल्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको 2-4 पॉइंट याद करने पड़ेंगे अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है, देखिए नोटबुक आपके पास सभी के पास होगी तो थोड़ा लिख लो साथ में बैठ के मेरे। ठीक है, टाइम कितना हो गया, टाइम देख लेता हूँ। हाँ, अभी तो टाइम है थोड़ा। कुछ कुछ पॉइंट आपको पहले पता होने चाहिए इसको समझने के लिए। पहली बात यह है कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो एयर राइज करती है। ठीक है, एयर राइज करती है तो वहां पे लो प्रेशर होता है, मतलब यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं। जब लो टेम्परेचर होता है तो एयर सबसाइड करती है। ठीक है, और जब एयर सबसाइड करती है तो वहां पे हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर का मतलब होता है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं। फिर आती है बात कोरियोलिस फोर्स की। नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो डिफ्लेक्शन होती है विंड की वो होती है राइट साइड में। सदर्न हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्शन होती है वो होती है लेफ्ट साइड में। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर हमेशा हाई टेम्परेचर होता है, तो ये कंडीशन कहां पे होगी, इक्वेटर के ऊपर होती है। इक्वेटर मतलब हाई टेम्परेचर मतलब राइजिंग ऑफ द एयर, राइजिंग ऑफ एयर मतलब लो प्रेशर मतलब साइक्लोनिक कंडीशंस। तो इक्वेटर पे एयर हमेशा राइज करेगी और ये वाली कंडीशन होती है ये आपकी पोल्स पे होती है। पोल्स पे आपकी एयर हमेशा कोल्ड होगी, तो ये होगी आपकी वार्म एयर और ये होगी आपकी कोल्ड एयर। पोल्स पे हमेशा ठंडी रहती है जिसकी वजह से वहां की एयर हमेशा कोल्ड होती है। कोल्ड मतलब सबसाइड करती है, सबसाइड मतलब हाई प्रेशर। तो इसका मतलब पोल्स के ऊपर हमेशा हाई प्रेशर होगा, इक्वेटर के ऊपर हमेशा लो प्रेशर होगा। और विंड कहां से कहां चलती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये चीज अगर आपको याद है इसका मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। फिर इसमें कॉन्सेप्ट में कुछ है नहीं। चलिए अब बात करते हैं आपके
जो है जनरल वर्ल्ड जनरल सर्कुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो कहता है द पैटर्न ऑफ द प्लैनेटरी विंड्स, प्लैनेटरी विंड्स वो विंड्स होती हैं जो पूरे प्लैनेट के ऊपर चलती हैं, है ना, पूरे प्लैनेट के ऊपर ऊपर को कवर करती हैं, उन्हें प्लैनेटरी विंड्स कहा जाता है। तो प्लैनेटरी विंड जो चलती हैं प्लैनेट के ऊपर वो कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहला होता है लैटिट्यूड वेरिएशन, क्योंकि लैटिट्यूड की वजह से हीटिंग पे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो लो लैटिट्यूड होते हैं, इक्वेटर होता है, यहाँ पे हीटिंग ज्यादा होती है, पोल्स के ऊपर हीटिंग बहुत कम होती है। एक होता है एमरजेंस ऑफ द प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब किसी जगह पे प्रेशर ज्यादा होता है, किसी जगह पे प्रेशर कम होता है। फिर होता है माइग्रेशन ऑफ बेल्ट, तो ये जो प्रेशर कम या ज्यादा होता है वो हमेशा फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। समर में जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है, प्रेशर कुछ और होता है, विंटर में टेम्परेचर जो है कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस है, सीधी सी बात है, जहां पे लैंड ज्यादा होगी वहां का इंपैक्ट अलग होगा, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। जहां पे ओशन बॉडी ज्यादा होंगी वहां पे पैटर्न कुछ और होगा, क्योंकि ओशन धीरे धीरे ठंडे होते हैं, धीरे धीरे गर्म होते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। उसके अलावा जो रोटेशन ऑफ अर्थ मतलब कोरोलिस फोर्स तो है ही। इन सारी चीजों की वजह से जो हमारी अर्थ के ऊपर जो जनरल सर्कुलेशन होता है एटमॉस्फेयर का, वो चेंज होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सर्कुलेशन। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ से एक बात देखना पड़ेगा, फिर हम इसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे। जो चीज मैंने आपको बताई थी इक्वेटर वाली और वो सारी सारी चीजें, उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, थोड़ा फिर आप एनसीईआरटी में जाके उसको पढ़ लीजिए। देखिए ये है हमारा यहाँ पे, शायद यहाँ पे स्केल था, खैर अभी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। तो आप मेरे साथ डायग्राम बना सकते हो। ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। ये आपका उधर पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया भैया आपका 90 डिग्री और 90 डिग्री। अब आगे की कहानी सुनिए। इक्वेटर के ऊपर हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर हमेशा हाई टेम्परेचर होता है, और जहां पे हाई टेम्परेचर होता है वहां से विंड हमेशा राइज करती है, ऊपर की तरफ राइज करेगी। आई होप आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली, क्योंकि एक बार आपने ये समझ लिया ना, उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी की समस्याएं सोल्व हो जाएंगी ज्योग्राफी वाली, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी तक बात किया है यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं। तो इक्वेटर से एयर जो है वो राइज करती है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे एयर राइज करती है वो ठंडी होती रहती है। तो जैसे ही ये एयर जो है वो ट्रोपोपोज तक पहुंचती है, और ट्रोपोपोज उसको रोक देगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ट्रोपोपोज पे पहुंचने के बाद ये जो एयर है वो दोनों साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, आधी एक तरफ चली जाती है, आधी दूसरी तरफ चली जाती है। और क्योंकि वो ठंडी भी होती है इसलिए वो डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगी, है ना, नीचे सबसाइड होने की कोशिश करेगी। तो एक जो है वो इस तरफ चली जाएगी और एक जो है वो इस तरफ चली जाएगी। इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट है पोल्स पे पहुंचना, क्योंकि पोल्स पे आपको पहले से ही पता है पोल्स के ऊपर हमेशा लो टेम्परेचर होता है, ठंडी कंडीशन होती है, इसलिए वहां पे हमेशा हाई प्रेशर होता है ना। तो यहां पे होगा हमेशा हाई प्रेशर। दोनों पोल्स की मैं बात कर रहा हूं, एक पोल की बात नहीं कर रहा हूं। हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर पे विंड हमेशा सबसाइड करती है, नीचे की तरफ आती है, और लो प्रेशर पे हमेशा विंड जो है वो राइज करती है। इसका मतलब हमारे इक्वेटर पे क्या मिलेगा आपको? आपके इक्वेटर में मिलता है आपको लो प्रेशर। 12 महीने यहाँ पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मतलब एक बेल्ट है ना, ये आपको वहां पे देखने को मिलेगी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहां से एयर राइज करती है। अब ये जो एयर यहाँ पे राइज कर रही है बेचारी, इसका टारगेट है पोल्स तक पहुंचना, बट अनफॉर्चुनेटली ये पोल्स तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हैवी है ना, ठंडी है ना। तो ये पोल्स पे पहुंचने से पहले ही सबसाइड हो जाती है। कहां पे सबसाइड हो जाएगी? यहां पे कहीं सबसाइड हो जाती है, यहां पे। तो ये बेचारी कामयाब नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। और ये जो आपका लैटिट्यूड होता है जहां पे ये सबसाइड होती है, ये होती है आपकी 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। और आपको पहले से ही पता है कि जहां पे एयर सबसाइड करती है वहां पे हमेशा हाई प्रेशर होता है, और जहां से एयर राइज करती है वहां से हमेशा लो प्रेशर होता है। ये तो पता है ना आपको। इसका मतलब ये जो 30 डिग्री वाली जो बेल्ट होगी, यहाँ पे क्या होगा? हमेशा हाई प्रेशर होता है।
इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो नीचे वाली भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको ये भी पता है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, और आपको ये भी पता है कि जहां पे हाई प्रेशर होता है वहां से आपकी जो एयर होती है ना चारों तरफ एक्सपेंड होती है, मतलब भागती है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से एयर जो है वो इस तरफ भी चलेगी और इस तरफ भी चलेगी, दोनों तरफ चलती है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर तो लो प्रेशर है तो उसको फिल करने के लिए आएगी ना वो, तो एक साइकिल तो बनाएगी। तो ये जो यहां पे एक साइकिल बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो इस 30 डिग्री हाई प्रेशर एरिया से विंड जो है वो इक्वेटर की तरफ चलेगी। अब दूसरी तरफ जाने से किसने रोका? उसने, किसी ने नहीं रोका ना, ओपन सिस्टम है, रोक थोड़ी रखा है। तो एक ब्रांच वो है पोल्स की तरफ जाएगी और एक ब्रांच तो है इक्वेटर की तरफ जाएगी। तो ये वाला जो यहां पे जो सेल बनता है इसे कहते हैं हेडली सेल। क्या कहते हैं? हेडली सेल। अब देखिए मैजिक, वी वेरी वेल नो कि पोल्स के ऊपर हमेशा हाई प्रेशर होता है, और जहां पे हाई प्रेशर होता है वहां पे विंड हमेशा सबसाइड करती है। तो यहां पे विंड हमेशा सबसाइड करती है, और क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है इसलिए यहां से भी विंड जो है वो बाहर की तरफ जाएंगी। तो यहां से भी विंड जो है वो बाहर की तरफ जाएगी। अब देखिए, जैसे वो डीडीएलजे में होता है ना, एक तरफ से शाहरुख खान आ रहा है, एक तरफ से काजोल आ रही है, तो इस एक पोल्स की तरफ से जो है शाहरुख खान आ रहा है और 30 डिग्री से काजोल आ रही है, और ये धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ स्लो मोशन में बढ़ते रहेंगे, और फाइनली जो है इनकी मुलाकात होगी यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, और गाना बजेगा टिंगड़िंग डिंगड़िंग टिंगड़िंग डिंगड़िंग, है ना? बस। तो क्योंकि पोल पे हाई प्रेशर है वहां से विंड चलेगी, और सब ट्रॉपिकल 30 डिग्री भी हाई प्रेशर होता है तो यहां से भी विंड चलेगी, और ये दोनों जो है यहां पे जाके मिलते हैं 60 डिग्री, यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये दोनों जाके मिलते हैं यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और आपका 60 डिग्री साउथ। अब ये आपको पहले से ही पता है कि जब दोनों तरफ से विंड आके मिलती है मतलब वहां पे कन्वर्जेंस होता है, और कन्वर्जेंस कहाँ होता है? कन्वर्जेंस तो हमेशा हाई प्रेशर पे होता है ना, या लो प्रेशर पे होता है? लो प्रेशर पे। ये देखा था ना अभी आप, देखो ये कन्वर्जेंस ही तो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस तो हो रहा है। जब चारों तरफ से विंड आती है, कन्वर्ज होती है, तो वो राइज करती है, और जब राइज करेगी तो लो प्रेशर होगा, है ना? और जहां से डाइवर्ज करती है, बाहर की तरफ जाती है, वहां पे हमेशा हाई प्रेशर होता है। तो बस शाहरुख खान क्या करता है? काजोल को हग करके ऐसे उठाता है ना, उछालता है, ऊपर की तरफ उछालता है। यहां से भी आपकी जो विंड है वो ऊपर की तरफ उछलेगी इस तरह से। तो जहां पे एयर ऊपर की तरफ उछलती है वहां पे होता है हमेशा लो प्रेशर। इसे बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसे कहते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और यहां से आपका साइकिल जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वो आपका साइकिल जो है वो इस तरह से, इसकी एक ब्रांच जो है इस तरफ चली जाती है और दूसरी ब्रांच जो है वो पोल में जाके सबसाइड हो जाती है। इतना सा खेल है। अब यहाँ पे जो है आपका एक साइकिल जो है ये बन गया, एक साइकिल आपका ये बन गया, एक साइकिल आपका जो है ये वाला बन जाएगा, एक साइकिल आपका ये वाला बन जाएगा। तो इस वाले साइकिल को बोलते हैं फेरेल सेल, और इसको बोलते हैं पोलर सेल, ठीक है। तो 3 सेल जो है आपके नदन हेमिस्फीयर में होते हैं, 3 सेल आपके सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, हेडली, फेरेल और पोलर सेल। नीचे वालों का भी नाम सेम होता है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं और कॉम्प्लिकेट करता हूं। अब आपको ये पता है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इसका मतलब आपकी विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलेगी। इसका मतलब यहां से आपकी विंड चलना स्टार्ट होगी ऐसे, इस तरह से, देख रहे हो ना आप? इस तरह से आपकी विंड यहां से चलना स्टार्ट होगी। इसे अब इसे कोई रोक नहीं सकता,
क्योंकि प्रेशर आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है, तो प्रेशर ग्रेडियंट एक बार क्रिएट हो जाता है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब रोक तो नहीं सकते, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, वो कौन है? कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स इसको कहेगा कि प्लीज आप राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाइए अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर में हो तो। ठीक है जी, आज्ञा का पालन किया जाएगा। तो ये विंड स्ट्रेट आने की बजाय अपने राइट की साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं इस तरह से, और नीचे वाली सदर्न हेमिस्फीयर वाली जो है वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं इस तरह से। एज सिंपल एज दैट। लेकिन विंड दूसरी तरफ भी तो चलेंगी ना, जैसे यहां पे दोनों तरफ चली थी सेल में, तो विंड तो दूसरी तरफ भी चल रही है। मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ भी तो चल रही है ना विंड। उसका क्या होगा? वो उसके ऊपर भी सेम रूल लागू होगा। तो ये विंड अपने जो है राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर है ना, इस तरह से। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका लेफ्ट कहां होता है? ये इनका लेफ्ट है, दिस इज द लेफ्ट। सेम आपके पोल्स में होगा, सेम आपके पोल्स में होगा। तो पोल पे जो है हाई प्रेशर होता है, 60 डिग्री पे लो प्रेशर होता है, तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए यहां पे विंड जो है राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। और नीचे वाले में लेफ्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, मतलब इस तरह से, ये लेफ्ट साइड की तरफ। अब लेफ्ट राइट को तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेफ्ट राइट आई होप आपको पहले से पता ही है। ये हो गया आपका पूरा सर्कुलेशन। ठीक है, समझ में आया? गुड। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखो, दोबारा समझ नहीं आया तो तीसरी बार देखो, फिर आप एनसीईआरटी को भी 2 बार पढ़ो, समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे कोई ना कोई एनिमेशन भी देख सकते हो, एनिमेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें कुछ समझने का अब है नहीं, क्योंकि लॉजिकल चीज है पूरी की पूरी, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे फिर छोड़ दो, लॉजिक पकड़ो। लॉजिक वही है, जब हाई टेम्परेचर होगा तो एयर राइज करेगी, लो टेम्परेचर होगा तो एयर सबसाइड करेगी। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। और विंड का बड़ा एक अच्छा सिस्टम होता है ना, बोलते हैं ना घर वाले के पछुआ पवने हैं, पूर्वी पवने हैं ना। आज तो पूर्व से हवा चल रही है, पश्चिम से हवा चल रही है, तो हवा विंड आपकी जो जिस भी डायरेक्शन से आती है उसका नाम हम लोग उसी डायरेक्शन के ऊपर रख देते हैं। अब इसको देखो, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में देखो, विंड कौन सी साइड से आ रही है? ईस्ट की साइड से आ रही है ना, इसलिए हम लोग इसको ईस्टर्ली विंड बोलते हैं। ठीक है, इन्हें ट्रेड विंड भी कहते हैं। लेकिन 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में विंड कौन सी साइड से जा रही है? वेस्ट की तरफ से जा रही है, इसका मतलब इसको हम लोग वेस्टर्ली विंड्स बोलते हैं। और ऊपर फिर से ईस्ट की तरफ से आ रही हैं, तो ये वाली भी हो गई आपकी ईस्टर्ली, ये वाली हो गई आपकी वेस्टर्ली, क्योंकि वेस्ट की तरफ से आ रही हैं, और ये वाली भी होगी आपकी ईस्टर्ली। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट ईस्ट, ईस्ट वेस्ट ईस्ट, ये होता है आपका पूरा ग्लोबल सर्कुलेशन। इन्हें हम लोग प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं, क्योंकि ये पूरे प्लैनेट के ऊपर चलती हैं। ठीक है, जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो आपकी ईस्टर्ली विंड्स होती हैं। ठीक है, और इंडिया भी तो यहीं पे पड़ता है ना, इंडिया भी यहीं कहीं है बीच में, इंडिया कोई अलग थोड़ी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो है इंडिया है, ये सपोज करो इंडिया है इधर। ठीक है, तो इंडिया में क्या होगा? विंड कहां से कहां चलेगी? ईस्ट से वेस्ट चलेगी ना, क्योंकि ईस्टर्ली विंड है, ईस्ट से वेस्ट चलेंगी। इसलिए जो आपके साइक्लोन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन भी हमेशा ईस्ट टू वेस्ट होती है। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर जब भी साइक्लोन आएगा तो वो आपके ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ही टकराता है, क्योंकि यहां से ईस्टर्ली विंड चलती है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका पूरा ट्रेड विंड्स। तो जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी बातें उसी को बोल रहा है, कुछ नया नहीं है। एक नई टर्म इसमें आपको देखने को मिलती है, वो है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये आपने जो बीच में इक्वेटर के ऊपर दिख रहा है ना, जहां पे ईस्टर्ली विंड आके मिलती हैं, इसे कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि यहाँ पे
दोनों साइड से आके विंड कन्वर्ज होती है, और क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बीच में पड़ता है इसलिए इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज मैंने आपको पूरी समझा दी है बहुत अच्छे तरीके से। ये पूरा हो गया आपका, ठीक है। ये जो इसने एल नीनो और ला लीना बता रखा है, एनसो और ये सारी चीजें, ये हम लोग करेंगे जब मैं आपको इंडियन मॉनसून पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंडियन मॉनसून और ओशन करंट, क्योंकि ये ओशन करंट के बिना ये समझ में नहीं आएगा, तो पहले आपको ओशन करंट पता होने चाहिए, उसके बाद ये चीज समझ में आएगी। तो इसको हम लोग तब करेंगे जब इंडियन मॉनसून आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द, अब ये तो होगी हमारी प्लैनेटरी विंड्स, जो पूरे प्लैनेट के ऊपर चलती हैं, साल भर चलती हैं, इनका कोई सीजन नहीं होता है। हाँ, ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है। ये जो इनकी पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती है कि आपको हमेशा ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो 30 डिग्री के ऊपर ही मिलेगी, आपको जो ये ITCZ हमेशा इक्वेटर के ऊपर ही मिलेगा, नहीं। इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सीजन। समर में ये सारी की सारी बेल्ट थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि सन नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। विंटर में ये सारी की सारी बेल्ट थोड़ा सा साउथ में शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि सदर्न जो है वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये जो पोजीशन आपको मैंने बताई है ये कब होती है, मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में, क्योंकि तब सन इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल होता है। तो ये बेसिकली सन को फॉलो करती हैं, हर चीज सन को फॉलो करती है, तो ये भी सन को फॉलो करती हैं। खैर, अब बढ़ते हैं सीजनल विंड के बारे में, है ना। तो सीजनल विंड यू वेरी वेल नो कि जो सीजन में चलती हैं, तो मॉनसून भी तो एक सीजनल विंड है। मॉनसून भी तो मॉनसून के सीजन में ही चलती है ना, उसके अलावा तो नहीं चलती। चलिए, फिर आपकी होती है कि लोकल विंड्स। इसका एग्जांपल आपको पता है, लू। लू एक लोकल विंड है, पूरे इंडिया में लू नहीं चलती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही जो है लू चलती है ना। तो ये एक इसका एग्जांपल हो गया। थोड़ा सा जब आप जीसी ल्योंग पढ़ोगे तो जीसी ल्योंग में आपको कुछ लोकल विंड्स दूसरी भी देखने को मिलेंगी, खासकर मेडिटेरेनियन वाले रीजन में, ठीक है। वहाँ पे आपको मिस्ट्रल देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको बोरा बोरा देखने को मिलेगी, ठीक है। कई सारी विंड आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो वो वाला पोर्शन आप जीसी ल्योंग से भी उसको कंबाइन करके कर सकते हो। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ठीक है, ये भी जो है लोकल विंड होते हैं जो सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही चलती हैं। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूं, ठीक है। लैंड ब्रीज वो होती हैं जो लैंड की तरफ से चलती हैं, समंदर की तरफ चलती हैं। सी ब्रीज होती हैं जो समंदर से लैंड की तरफ चलती हैं। क्यों चलती हैं वो आपको पहले से पता ही है। दिन में क्या होता है, दिन के समय में लैंड जो है वो गर्म होती है और ओशन जो है वो कंपैरेटिवली ठंडे होते हैं। और जब ठंडी होती है तो गर्म होती है लैंड, तो इसका मतलब यहां से एयर राइज करती है। और जो ओशंस होते हैं, समंदर होता है, यहाँ पे एयर जो है सबसाइड करती है, नीचे की तरफ आती है, तो हाई प्रेशर बेसिकली यहाँ पे हो जाता है और लैंड के ऊपर जो है लो प्रेशर हो जाता है। और विंड कहाँ से कहाँ चलती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसीलिए समंदर से लैंड की तरफ विंड चलती है। तो यहाँ से राइज करती है, सबसाइड करती है, पूरा साइकिल आपका बन जाता है। दिस इज कॉल्ड योर सी ब्रीज, क्योंकि सी की तरफ से चल रही है। इसका अपोजिट जो है वो लैंड ब्रीज होती है, ठीक है। लैंड ब्रीज में जो है वो यहाँ से यहाँ चलती है, क्योंकि रात को समंदर कंपैरेटिवली गर्म होते हैं, लैंड जो है वो ठंडी होती है। तो क्योंकि ये गर्म होते हैं, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो एयर जो है वो राइज करती है, और लैंड आपकी ठंडी होती है, तो यहाँ पे एयर सबसाइड करती है। तो सबसाइड करती है इसका मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो विंड चलती है लैंड से ओशन की तरफ। दिस इज कॉल्ड योर लैंड ब्रीज, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हो गई। बात करता है माउंटेन एंड द वैली विंड्स। माउंटेन में भी जो है, वैली में भी विंड चलती हैं। देखिए वैली में क्या होता है, जैसे जैसे ये हमारी एक वैली है, ठीक है, वैली है, तो कहता है वैली में क्या होता है, दिन के समय क्या होता है, दिन के समय में यहाँ पे जो है गर्मी हो जाती है ना, ऊपर वाले स्लोप्स के ऊपर, क्योंकि सन के क्लोज होती हैं, वैली जो है सन से थोड़ा नीचे जाके होती हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाती हैं। तो गर्म होने की वजह से यहाँ से जो है एयर कंपैरेटिवली राइज करती है, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए वैली के नीचे से हवाएं चलती हैं। तो कभी आप पहाड़ी एरिया में जाके देखना, वैली के अगर किनारे पे खड़े होंगे आप, तो आपको नीचे से ऐसा लगेगा हवाएं चल रही हैं ऊपर की तरफ, ये वैली ब्रीज होती है। रात के समय में क्या होता है, ये एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है, एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है, क्योंकि स्नोफॉल होता है ना वहां पे अपर उसमें। तो ये क्योंकि कोल्ड होता है, तो यहाँ पे एयर जो है वो हैवी हो जाती है, और हैवी एयर जो है वो नीचे की तरफ ब्लो करती है इस तरह से। तो ये होती है आपकी वैली ब्रीज। तो ये भी दिन में और रात में अलग अलग तरीके से चलती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लीजिए। तो उसने जो है हल्का फुल्का इसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे,
ठीक है। तो जो वैली में विंड चलती है इसका स्पेशल नाम है, इसे बोलते हैं कैटाबैटिक विंड बोलते हैं, ठीक है, और एडियाबैटिक विंड बोलते हैं। तो जो ड्राई होती हैं वो जो है इस तरह की विंड चलती हैं, ठीक है। तो ड्राई विंड जो गर्म होती है तो एडियाबैटिक उसको बोलते हैं। एक और तरीका इसने यहाँ पे बता रखा है माउंटेन वाले पोर्शन में, जैसे यह है देख, ठीक है। तो जैसे ये हमारी माउंटेन है, तो माउंटेन में क्या होता है कि मान लो इस तरफ से जो है विंड्स आ रही हैं, तो क्योंकि माउंटेन यहाँ पे बैरियर का काम करता है तो इसी वजह से विंड जो है वो राइज हो जाती हैं, और क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर होता है तो यहाँ पे ये जब ये ऊपर जाएंगी तो कंडेंसेशन होता है, क्लाउड बनाता है। तो इस तरफ जो विंड होती हैं, ए पॉइंट की तरफ विंड होती है, फुल ऑफ मॉइस्चर होती हैं, तो सारे का सारा रेनफॉल तो इसी साइड में हो गया, लीवर्ड साइड इसको बोलते हैं, विंडवर्ड साइड, ठीक है, विंडवर्ड साइड इसको बोलते हैं। तो जब ये विंड दूसरी तरफ उतरेंगी, माउंटेन के दूसरी तरफ जाएंगी, तो ये ड्राई होती हैं, गर्म होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कोई रेनफॉल होता नहीं, इसे हम लोग जो है रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं, लीवर्ड साइड भी बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कैटाबैटिक विंड्स, ठीक है, कैटाबैटिक विंड्स। चलिए, तो उसके बारे में बस यही बता रखा है इसने। चलिए जी, अगला जो हमारा आता है एयर मास। एयर मास में आपको पिछले चैप्टर में करवा चुका हूं। एयर मास नथिंग बट इट्स अ ह्यूज बॉडी ऑफ एयर। एयर मास इज नथिंग बट अ ह्यूज बॉडी ऑफ एयर विच इज सिचुएटेड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और जब वो किसी जगह के ऊपर खड़ा रहता है हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो उस जगह की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेता है, उसे हम लोग एयर मास कहते हैं। अगर वो ठंडा है तो ठंडा एयर मास होगा, कोल्ड एयर मास, अगर वो वार्म है तो वार्म एयर मास होगा, है ना। तो वही है एयर मास। देखिए थोड़ा सा मैंने वैसे आपको बताया था, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। तो ये आपके सारे के सारे एयर मास हैं। अगर कोई एयर मास यहाँ पे है तो वो डेफिनेटली ठंडा होगा, कोल्ड एयर मास होगा। और क्योंकि पोलर रीजन में है इसलिए इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल पोलर, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के ऊपर है और पोलर रीजन के पास में है, सो इट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल पोलर। ये वाला जो है इसे कहेंगे कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, क्योंकि ये भी कॉन्टिनेंट के बीच में है और ट्रॉपिक्स में है, तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल नाम बहुत आसान है। ये वाला देख लीजिए आप, ये पोलर के पास में पड़ता है लेकिन मैरीटाइम है, मतलब ओशन के ऊपर है, तो इसलिए कहते हैं मैरीटाइम पोलर। ये वाला भी आपका कॉन्टिनेंटल पोलर, ये भी आपका मैरीटाइम पोलर हो जाता है। ये आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो जाता है क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में है, समंदर के ऊपर है। ये आपका जो है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल हो जाता है। मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये है, बस ये है आपके एयर मास। तो ये एयर मास जिस भी जगह के ऊपर होते हैं, और जिस जगह के ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं सोर्स रीजन, क्योंकि भैया इनको जो प्रॉपर्टी आती हैं वो तो सोर्स से ही आएंगी ना। तो जो डेफिनेटली बात है, जो ये वाला एयर मास होगा इसके अंदर वही प्रॉपर्टीज होंगी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो वहां के सरफेस की है। तो अगर सरफेस ठंडा होगा तो एयर मास भी ठंडा होगा तो ड्राई होगा। अगर वो गर्म है तो उसके अंदर मॉइस्चर भी होगा, मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है। और ये भी आपको मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि ये एयर मास जो होते हैं वो कभी भी स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो मूव करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते भी हैं। तो अगर आपने कॉन्टिनेंटल प्लेट वाला चैप्टर देखा है, प्लेट टेक्टोनिक्स वाला, तो आपको पता है कि जब ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं तो नीचे कौन सी जाती है? नीचे हमेशा हैवी प्लेट जाती है, लाइट प्लेट कभी भी नहीं जाएगी। हैवी प्लेट कौन सी होती है? कॉन्टिनेंट वाली या फिर ओशन वाली? ओशन वाली। तो ओशन वाली नीचे जाती है स्थेनोस्फीयर में, कॉन्टिनेंट वाली कभी भी नहीं जाती। ऐसा ही आपका एयर मास में भी होता है। तो जब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास आपस में टकराते हैं तो वो बनाते हैं फ्रंट। तो इट्स लाइक टू आर्मीज। तो एक तरफ इंडियन की आर्मी, एक तरफ पाकिस्तान आर्मी। तो जब दोनों आर्मी आपस में टकराएंगी तो बनाते हैं फ्रंट। और इस फ्रंट को बनने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन होना, क्रिएट होना, दैट इज कॉल्ड फ्रंटोजेनेसिस। अभी हमारे पास फ्रंट जो है वो भी 2-3 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है कोल्ड फ्रंट, एक होता है वार्म फ्रंट, एक होता है स्टेशनरी फ्रंट, एक होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। तो कोल्ड फ्रंट आप समझ गए, जो कोल्ड होता है, ड्राई होता है। जो वार्म फ्रंट होता है वो हल्का होता है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है। स्टेशनरी मतलब जो खड़ा होता है, अभी मतलब दोनों एयर मास जो हैं दो साइड से आएंगे, एक इस तरफ से आएगा और एक इस तरफ से आएगा। अब ऐसा तो नहीं कि जो एक दूसरे के पास आते हैं, ये हमारा कोल्ड एयर मास हो गया, ये मान लो ये वार्म एयर मास हो गया, है ना। वार्म एयर मास जो है इसके अंदर मॉइस्चर होता है और लाइट इन वेट होता है,
और जो कोल्ड एयर मास होता है ये कंपैरेटिवली हैवी होता है, डेंस होता है ना, ड्राई होता है। अब ऐसा तो नहीं कि जैसे ही वो एक दूसरे के पास में तुरंत उन्होंने मिक्सिंग करना शुरू कर दिया, अरे समय लगता है। तो जैसे ही वो एक दूसरे के पास आते हैं तो उसे कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट। ऐसा तो आर्मी पहले एक दूसरे की पोजीशन लेती है, तो जब वो पोजीशन लेते हैं, लड़ना शुरू नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रंट। जब वो लड़ना शुरू करते हैं और एक आर्मी हार जाती है, दूसरी आर्मी जीत जाती है, उसे कहते हैं ओक्लूडेड फ्रंट। तो जब फ्रंट ही खत्म हो गया, यहां वाले सैनिक वहां चले गए, वहां वाले सैनिक यहां चले गए ना, खत्म हो गए, हार जीत हो गई, दैट इज कॉल्ड ओक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यही होता है फ्रंट्स में और इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपको इसकी मूवमेंट समझा देता हूं। देखिए, एक तरफ से जो है, अब ये दोनों आर्मी की बात हम लोग कर रहे हैं, जब कोल्ड एयर मास ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो वार्म एयर मास को धकेल देता है, उसे कहते हैं कोल्ड फ्रंट। और जब वार्म एयर मास ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो कोल्ड एयर मास को धकेल देता है, दैट इज कॉल्ड वार्म फ्रंट। ठीक है, उतना ही इसने बताया, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। कहता है कॉन्टैक्ट जोन, इफ the warm air mass moves toward the cold air mass, this is called warm front, and when cold air mass moves toward the warm air mass, that is called cold front। तो ये दोनों की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोल्ड एयर मास मूव कर रहा है तो कोल्ड फ्रंट होगा, वार्म एयर मास मूव कर रहा है तो वार्म फ्रंट होगा। ठीक है, लेकिन जो वो, अब आपको इस चीज का पता है कि जब भी दोनों मिलेंगे तो हमेशा ऊपर की तरफ कौन सा जाएगा? ऊपर की तरफ हमेशा वार्म एयर मास जाएगा, कोल्ड नहीं जाएगा, क्योंकि कोल्ड तो हैवी है ना। प्लेट टेक्टोनिक से याद करो एग्जांपल। तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जो पूरे का पूरा वार्म एयर मास आपका कोल्ड के ऊपर चला जाएगा, तो कोल्ड रह जाएगा नीचे और वार्म चला जाएगा ऊपर। और आपको पता है कि वार्म एयर के अंदर मॉइस्चर भी था, तो जैसे जैसे वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ाई करेगा, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन भी होगा। क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो वहां पे रेनफॉल भी होगा। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट? और आपको ये पहले से ही पता है कि जब एयर राइज करती है, वो जब एयर राइज करती है तो वहां पे क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनता है ना जब एयर राइज करती है। जब एयर सबसाइड करती है तो हाई प्रेशर होता है। और जब वहां पे लो प्रेशर होता है, वहां पे क्या होता है? साइक्लोन्स बनते हैं ना, साइक्लोन्स। लेकिन इन साइक्लोन को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं कहते, इनको हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। क्योंकि ये जो पोजीशन आपको बताई है वो कहां होती है? यहां होती है जी, 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास। कहां? जहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यहां पे होता है। तो यहां पे जो साइक्लोन बनते हैं उनको हम ट्रॉपिक्स तो नहीं कह सकते ना भैया। 60 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक्स थोड़ी होता है। ट्रॉपिक्स तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है ना। तो ये तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हो गए। तो इन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इन्हें हम लोग टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। ये जो साइक्लोन बनते हैं वो फ्रंट की वजह से बनते हैं, और जो ट्रॉपिक्स वाले साइक्लोन बनते हैं वो ऐसे मूवमेंट की वजह से बनते हैं, लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से बनते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वही बताया इसने ओक्लूडेड फ्रंट। ओक्लूडेड फ्रंट वो होता है जब आपकी पूरे का पूरा एयर जो वार्म एयर मास है वो कोल्ड एयर मास के ऊपर चला जाता है और जो है नीचे जो है फ्रंट खत्म हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिए मैंने आपको उस पॉइंट के अंदर ही बता दिया। तो ये आपके जो है मिड लैटिट्यूड्स में बनते हैं, मतलब 55-60 डिग्री के आसपास बनते हैं। थोड़ा सा इनका जो है डिफरेंस भी इसने बता रखा है। तो 60 डिग्री पे क्या होता है? इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है? यहाँ पे पोल से कोल्ड एयर मास आता है और ट्रॉपिक से वार्म एयर मास आता है। तो ये दोनों एयर मास यहाँ पे मिलते हैं, फ्रंट बनाते हैं, साइक्लोन्स बनाते हैं, रेनफॉल करते हैं और फ्रंटोजेनेसिस करते हैं। ये पूरा का पूरा लॉजिक है। दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स। दोनों में थोड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए,
तो ये जो अलग अलग चीज़ें इसने जो मैंने आपको बताई हैं वही बता रहा है कि जो जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर चलता है तो वो क्यूमुलस क्लाउड्स बनाता है। क्यूमुलस क्लाउड जो है काफ़ी हाई क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। जब एक बार वार्म एयर मास पूरी तरह से अपलिफ्ट हो जाता है तो साइक्लोन जो है डिसिपेट हो जाता है ना। क्लियर फ्रंट सिस्टम उसको वो बन जाता है एंड ऑल दैट, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं और इससे ज़्यादा आपको जानना भी नहीं है। कुछ डिफरेंस इसने यहाँ पे बता रखे हैं। डिफरेंस ऐसे हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं वो हमेशा आपके लैंड के ऊपर नहीं बनेंगे, वो हमेशा आपके ओशन के ऊपर बनते हैं। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो लैंड के ऊपर भी बन सकते हैं, ओशन के ऊपर भी बन सकते हैं। पहली बात तो ये, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब यहाँ पे जो विंड की वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन्स में विंड की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन होती है, लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो रेडियस होता है वो कम होता है, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन का रेडियस जो है बहुत ज्यादा होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है कि जो ड्यूरेशन होती है वो भी कम होती है, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन की ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा होती है ना, वो 1-2 महीने तक रह सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस जो है यहाँ पे बता रखे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, देखिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। ट्रॉपिकल मतलब ये ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं। साइक्लोन मतलब लो प्रेशर होता है, क्योंकि लो साइक्लोन का मतलब ही लो प्रेशर होता है ना, साइक्लोनिक कंडीशन। जहां पे हाई प्रेशर होता है उसको एंटी साइक्लोन बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया में होते हैं। तो क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, है ना। बे ऑफ बंगाल में कितने सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, जैसे अभी तौते आया था, है ना। अभी जो है जावेद आया था, अभी 2 हफ्ते पहले जावेद भी आया था, हुडहुड आया था, यास आया था, है ना। दुनिया भर के साइक्लोन आते रहते हैं। तो जो बे ऑफ बंगाल के अंदर जो ट्रॉपिकल एरिया में साइक्लोन होंगे, ठीक है, उनको कहेंगे हम लोग क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है या तो यहाँ पे आएंगे, ये बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे, अरेबियन सी में आएंगे, यहाँ पे पैसिफिक ओशन में आते हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ स्ट्रीम में आते हैं ना, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं, ये वाले, ठीक है। ये होते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इस तरह से। और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विंड चल रही होती है, एज सिंपल एज दैट। तो इनका नाम भी अलग अलग होता है, नाम भी अलग अलग होता है। तो जो साइक्लोन इंडियन ओशन में आते हैं इनका नाम होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो साइक्लोन ये जापान और चाइना में, साउथ चाइना सी में आते हैं, इनको बोलते हैं टाइफून। जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं इनको कहते हैं विली विली। जो कैरेबियन आइलैंड्स वगैरह के आसपास आते हैं इनको बोलते हैं हरिकेन, ठीक है, इनको कहा जाता है हरिकेन। नाम अलग अलग है, बाकी कैरेक्टर लगभग दोनों सबका सेम ही होता है, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन एक रोटेटिंग सिस्टम होता है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, रेडियस भी अच्छा खासा होता है, और विंड बहुत फास्ट स्पीड से चलती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। तो वो एक आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना, जो ऊपर से अगर आप उसको देखोगे तो जैसे मान लो ये इंडिया है, तो ऊपर से देखने में वो इस तरह का नजर आता है ना आपको। कभी कभी वेदर रिपोर्ट वगैरह आपने देखी होंगी, तो वो इस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा ये जो है एंटी साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है हमेशा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है, और ये हमेशा ईस्ट टू वेस्ट ही ट्रेवल करते हैं। गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशंस के ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए पहले ही आपको मैंने बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा ओशन के ऊपर बनते हैं, लैंड के ऊपर कभी भी नहीं बन पाते। अब इसके पीछे कुछ रीजन है, देखिए कौन कौन से रीजन है। पहली बात तो ये कि जिस ओशन बॉडी के ऊपर ये बनते हैं वहां पे 27 डिग्री टेम्परेचर या 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। अब आप ये समझ के देखिए, क्या 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर आपको पोलर रीजन में देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो क्या वहां पे साइक्लोन होंगे, नहीं होंगे। दूसरी बात, कोरोलिस फोर्स होना भी जरूरी है, क्योंकि कोरोलिस फोर्स के बिना रोटेशन नहीं होगा, और अगर रोटेशन नहीं होगा तो साइक्लोन नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। तो हमें पहले से ही पता है कि इक्वेटर के ऊपर कोरोलिस फोर्स नहीं होता, तो इसका मतलब इक्वेटर के ऊपर भी साइक्लोन्स नहीं आते हैं। दूसरी बात,
स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, तो वर्टिकल जो विंड चलती है नीचे से ऊपर की तरफ, इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर है ना, तो आपको पहले से पता है कि लो प्रेशर एरिया में ही साइक्लोन्स आते हैं, हाई प्रेशर एरिया में साइक्लोन नहीं आ सकते। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल, अब एक बार चीज को देखिए, समझिए, सिंपल सी बात है। तो ये मान लो हमारा लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर में क्या होता है, एयर जो है वो कन्वर्ज करती है, इधर से इधर आती है और फिर राइज करती है। अब वो राइज करने के बाद ऐसा तो नहीं कि हमेशा राइज ही करती रहेगी, है ना, यहां से डाइवर्ज भी तो करती है इस तरह से, और फिर तभी तो साइकिल बनाएगी ना, उसके में तो साइकिल बनेगा नहीं। अभी हम लोगों ने देखा था हेडली सेल में। तो नीचे जब कन्वर्जेंस होगा तो ऊपर की तरफ जो है डाइवर्जेंस भी जरूरी है। अगर डाइवर्जेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है तो साइक्लोन्स नहीं बनेंगे, और साइक्लोन्स तो तभी बनेंगे जब यहाँ पे कोरोलिस फोर्स भी होगा, तो ये रोटेशन भी जरूरी है। तो जो एयर नीचे से ऊपर की तरफ राइज कर रही है, ये रोटेटरी मोशन में कर रही है, यही होता है आपका साइक्लोन, यही होता है आपका साइक्लोन। अब इस साइक्लोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कंडेंसेशन प्रोसेस। क्यूमुलस क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं यहाँ पे, और टावरिंग क्लाउड, मतलब जो क्लाउड बहुत ऊपर गए होते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग वाले क्लाउड होते हैं, उन्हें हम लोग क्यूमुलोनिम्बस या क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं। क्लाउड वाला चैप्टर जो है हम लोग अगले अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लाउड कितने तरह के होते हैं, सिर्फ अभी अपने नाम याद रख लो, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बहुत ऊपर जाते हैं। तो जितना ज्यादा उसके अंदर मॉइस्चर होगा और जितनी ज्यादा उसके अंदर हीट होगी, उतना ही ऊंचा क्लाउड बनेगा। और क्योंकि ये साइक्लोन्स ओशन के ऊपर बन रहे हैं, इसका मतलब मॉइस्चर तो भरपूर मात्रा में है और टेम्परेचर भी काफी है, इसका मतलब एयर बहुत ऊपर तक राइज करती है, और जो क्लाउड बनेंगे वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहां पे जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस साइक्लोन को एनर्जी कहां से मिलती है इतना ऊपर जाने के लिए? इनको एनर्जी मिलती है कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन से। क्योंकि इस एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, अभी एयर नीचे से तो मॉइस्चर लेके जाएगी, ऊपर जाएगी तो ये वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएंगे। तो जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं तो एनर्जी को रिलीज करते हैं, जो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी उसको रिलीज करेंगे ना। तो जब उस एनर्जी को रिलीज करेंगे, वो फर्दर जो हीट होती है वो और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, तो ये एकदम ऊपर चले जाते हैं। ज्यादा मॉइस्चर, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब, मॉइस्चर, अरे हीट को एब्जॉर्ब करने से ही तो वाटर वेपर बने हैं। तो वो एनर्जी जो जा रही है हीट उस वाटर वेपर के साथ, जब वो वाटर वेपर कंडेंस होंगे तो क्या वो हीट रिलीज नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। और जब वो हीट रिलीज होगी तो वो हीट फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करवाती है साइक्लोन को, इसीलिए आपका साइक्लोन इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो साइक्लोन की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है मॉइस्चर के ऊपर। मोर मॉइस्चर, मोर स्ट्रेंथ। अब यहां पे एक समझ देखिए आप, जब वो साइक्लोन लैंड के ऊपर आएगा, लैंड के ऊपर आएगा तो वो कमजोर पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि लैंड के ऊपर मॉइस्चर की सप्लाई बंद हो जाती है ना। और जब मॉइस्चर की सप्लाई नहीं मिलेगी तो भैया उसके अंदर स्ट्रेंथ कहां से आएगी? एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये और जब वो लैंड के ऊपर आता है तो उसको लैंड फॉल कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में ही पूरी बात कर रहा है, और कुछ ज्यादा इसमें बताने का है नहीं। अब देखिए, ये आपका साइक्लोन है, जो साइक्लोन के सेंटर में जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। आई एक बहुत ही शांत एरिया होता है, लेकिन आई के जो साइड में होता है इसे बोलते हैं आई वॉल। क्या कहते हैं? आई वॉल। आई वॉल के अंदर स्पीड विंड जो है ना बहुत फास्ट चलती है, और यहाँ पे जो एयर जो राइज कर रही है वो भी बहुत फास्ट स्पीड के साथ करती है। लेकिन आई में के बीच में जो है कुछ हवाएं, हल्की हल्की हवाएं सबसाइड कर रही होती हैं, एंड एडी करंट क्लियर हो जाता है। हमने सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जब वो रोटेशन करता है तो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हल्की फुल्की एयर जो है वो सेंटर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, हल्की सी होती है। इसीलिए आई एरिया में अगर आप खड़े हो तो आपको एकदम शांत माहौल लगता है, लेकिन जैसे ही आप आई वॉल के अंडर में आए भैया, तो समझ लो हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो ये हमारा जो है क्रॉस सेक्शन एक होता है हमारे साइक्लोन्स का। ठीक है, तो ये हमारा मान लो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल से हवाएं उठना शुरू होती हैं, हवाएं वो चलती हैं तो वहां से आउटफ्लो होता है, मतलब डाइवर्ज होती हैं, और ये पूरे का पूरा मॉइस्चर की सप्लाई चलती रहती है। जब तक मॉइस्चर की सप्लाई चलती रहेगी तब तक आपका साइक्लोन भी चलता रहेगा। मॉइस्चर की सप्लाई जैसे रुकेगी तो आपका साइक्लोन भी रुक जाएगा।
ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा हो सकती है, 250 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड हो सकती है, विंड्स की काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, बस ये सारी सारी चीज़ें जो है उसके बारे में करा है। सिस्टम जो है काफ़ी स्लो मूव करता है, 300 किलोमीटर से जो है 500 किलोमीटर पर डे मूव कर सकता है ना? वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं और तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ योर ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो एक तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, या आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइक्लोन है इसकी जो है रोटेशन कैसी होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं इनकी जो डायरेक्शन होती है वो आपकी हमेशा ईस्ट टू वेस्ट होती है, और जो आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं टेम्परेट, वो वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। क्यों चलते हैं? बिकॉज वहां पे प्लेनेटरी विंड चलती हैं। ठीक है, यही सिंपल सा लॉजिक है। तो ये जब लैंड के ऊपर आते हैं, अब वो चीज यहाँ पे नहीं दे रखी है, और यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, है ना? इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, नेम कैसे रखा जाता है। किसी साइक्लोन का नाम हुडहुड होता है, किसी का यास होता है, किसी का जावेद होता है, किसी का तितली होता है। ये नाम कहाँ से आते हैं? तो मोदी जी अपने मन से थोड़ी रखते हैं। तो नाम रखने के लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ कंट्री होती है इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर आप एक बार गूगल पे डालोगे ना, हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड, या यूट्यूब पे डालोगे, सीधा आपके पास वीडियो आ जाएगा, आप वहां पे आसानी से जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थंडरस्टॉर्म। अब थंडरस्टॉर्म तो सबने देखा होगा, थंडरस्टॉर्म की पिक्चर मेरे पास है, ये देखिए, ये रहा थंडरस्टॉर्म, है ना? जब बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, आसमान काला हो जाता है, बहुत तेज बारिश आती है, ओले भी पड़ सकते हैं, है ना? इसे कहते हैं थंडरस्टॉर्म। और थंडरस्टॉर्म के ऊपर बहुत सारे बॉलीवुड में गाने भी बने हैं, है ना? बहुत सारी फिल्मों में तो हीरोइन को हीरो से लव हो जाता है जब थंडरस्टॉर्म होता है ना? वो डर के मारे उसे चिपक जाती है, वो कहानी शुरू हो जाती है, गाना शुरू हो जाता है ना, बकवास चीजें। तो ये होता है आपका थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, कहाँ से शुरू होती है इसकी थंडरस्टॉर्म की शुरुआत? थंडरस्टॉर्म की शुरुआत तब होती है दोस्तों जब आपका सरफेस बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, जब वो गर्म हो जाता है तो वहां से एयर जो है वो राइज होना शुरू हो जाती है, और जब एयर जाती है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती है, और मॉइस्चर जब ऊपर जाता है तो वो बादल बनाता है। ठीक है, बड़े बड़े क्लाउड्स बनाता है, और बड़े जब क्लाउड्स होते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना? क्लाउड के जो है बेस पे कुछ और चार्ज होता है, क्लाउड के जो है टॉप के ऊपर कुछ और इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग क्रिएट होती है। लाइटनिंग वाइटिंग किसी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे जनरेट होती हैं। और क्योंकि इसके अंदर बहुत ऊंचा क्लाउड होता है तो इसके अंदर कंडेंसेशन होती है, अलग अलग तरह की कंडेंसेशन होती है, कुछ स्नोफॉल में हो सकती है, ओले पड़ सकते हैं, है ना, बिजली गरज सकती है, वो सारी सारी चीजें होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर थंडर स्टॉर्म। ठीक है, तो बारिश वारिश बहुत तेज होती है। सो दैट इज व्हाट योर थंडरस्टॉर्म। इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं देखने लायक। ठीक है, तो ये थंडरस्टॉर्म जो है, अगर आप अमेरिका वगैरह में जाते हो तो उसको टोर्नेडो का नाम। थंडरस्टॉर्म ड्राई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा वेट ही होते हैं। ठीक है, ड्राई भी हो सकते हैं। तो उसके इसमें जो है सिर्फ हवाएं घूमती हैं, है ना, धूल मिट्टी और डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है। तो टोर्नेडो कहते हैं, एक्चुअली यूएसए वगैरह में, अपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, है ना, दिस इज कॉल्ड टोर्नेडो वगैरह। तो यही था इसके बारे में, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं एज सच। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपका आज का जो चैप्टर है काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है भी। एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस चैप्टर में जो भी डिटेलिंग मैंने आपको कराई है, क्या आपको एग्जाम के लिए इससे ज़्यादा डिटेलिंग जानने की ज़रूरत है कि नहीं है? हल्का फुल्का। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फ्रंट्स के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपको जानना चाहिए। जीसी लियोंग में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना? तो जीसी लियोंग और प्लस एनसीईआरटी दोनों मिला के हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से हैंडल नहीं हो रहा है बाई चांस, तो आप उसके लिए थोड़ा सा गूगल की हेल्प ले सकते हो, है ना, या फिर आपके कोई फ्रेंड होंगे, सीनियर होंगे, टीचर हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ से हैंडल हो जाएंगी। चलिए, आई होप आपको आज का लेसन जो है ठीक ठाक लगा होगा। ठीक लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी एनसीईआरटी की सीरीज थोड़ी लंबी चलेगी। अभी तो 3 एनसीईआरटी और बची हुई है हमारे पास, 2 एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड वाली और एक एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड वाली, है ना? तो वो सब हम करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए डेफिनेटली। तो उसके लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक भी करना है सब्सक्राइब करने के साथ साथ, क्योंकि ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो आप करते हो क्लासेस, इसको आप ऐसा क्लासरूम समझ के ही बैठें। तो अपने नोट्स वगैरह लेके बैठा करें,
अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो वहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, दोबारा से उसको सुन सकते हो, है ना, आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो, तो आपके हाथ में ही पूरा फ्रीडम है। लेकिन सीरियस होके बैठना है, नोटबुक लेके बैठोगे, क्योंकि इस चीज़ को के लिए ना बच्चे लाखों रुपए पे करते हैं और आपको ये चीज़ फ्री में मिल रही है, तो इसका मतलब आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।